तो हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाले दिन स्कूल ब्यूटी पूरी क्लास के सामने मुझे उस वक्त पास के छोटे से जंगल में खींच कर ले जाती है जब मैं अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज खड़ा होता हूँ, जिस पर वह अचानक मेरे होंठों पर किस कर देती है और एक यंग लड़की की खास खुशबू मेरे मुंह में फैल जाती है। इसके बाद वह भर्राई हुई आवाज में मेरा नाम पुकारती है, ये फैन, मैं अपना दिल और आगे की अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी एक बात मान लो तो मेरी यह जान भी तुम्हारी होगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह चौंक जाता हूँ। आखिर इस पूरे मामले की वजह यह होती है कि उसकी माँ एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है और सर्जरी के लिए तुरंत 6 लाख युआन की जरूरत होती है। हालांकि 6 लाख युआन मेरे जैसे रिच सेकंड जनरेशन स्टूडेंट के लिए सिर्फ आधे महीने के पॉकेट मनी के बराबर ही होता है, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर देता हूँ, क्योंकि स्कूल ब्यूटी जैसी इस कोल्ड टॉप स्टूडेंट का दिल वाकई बहुत कीमती लगता है। लेकिन अफसोस, मेरे जैसा इंसान प्यार नाम की चीज पर कभी भरोसा नहीं करता। मेरे माता पिता फैमिली बेनिफिट्स के लिए शादी करते हैं और 20 साल से ज्यादा समय तक एक परफेक्ट कपल का दिखावा करते हुए जिंदगी बिताते हैं। क्या उनके पास सच में दिल है? शायद है, लेकिन उनका दिल तो बहुत पहले किसी और को दिया जा चुका होता है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, इसलिए मुझसे दिल और प्यार की बातें मत करो। मैं इन चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फिर मैं सीधा खड़ा होकर उसके सामने पहुंचता हूँ। मेरी हाइट उससे लगभग 1 सिर ज्यादा होती है, जिस पर मैं उसके कांपते हुए कंधों और आंखों में लटकते आंसुओं को साफ देख पाता हूँ। इसके बाद मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ, जिसे देखकर उसका पूरा शरीर अचानक सख्त हो जाता है। वह इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल मेरी उंगली उसके माथे पर जाकर हल्का सा फ्लिक मार देती है। सो तू कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्टंडन रह जाती है। फिर वह आंखें खोलकर मुझे उलझन भरी नजरों से देखने लगती है, जिस पर मैं अपना हाथ वापस खींचता हूँ और उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोलता हूँ। सो तू ध्यान से सुनो। अभी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने वाला इंसान बनूं या फिर एक अच्छा इंसान बनूं जो तुम्हारी मदद करे? यह सुनकर वह पूरी तरह अवाक रह जाती है। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है, लेकिन मैं धैर्य के साथ बस उसे देखता रहता हूँ। आखिरकार वह होश में लौटती है। उसके तनाव से भरे कंधे धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। फिर वह उम्मीद की एक छोटी सी किरण के साथ बहुत धीमी आवाज में कहती है, प्लीज मेरी मदद कर दो। जिसके जवाब में मैं बिना देर किए सिर हिला देता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं उसे बेवजह खर्च नहीं करता। आखिर 6 लाख युआन से मैं दर्जनों लिमिटेड एडिशन फिगर्स खरीद सकता हूँ। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों की उम्मीद तुरंत निराशा में बदल जाती है। उसका टूटा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर की थोड़ी सी शरारती संतुष्टि भी गायब हो जाती है, जिस पर मैं अचानक अपना रवैया बदल देता हूँ। हालांकि चाहे मैं विलन हूँ या गुड पर्सन, मैं यह तय नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हम इसे एक बिजनेस डील की तरह देख सकते हैं। मुझे याद है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर में तुम एक पोटेंशियल स्टॉक की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें 6 लाख युआन लोन दे सकता हूँ। इसे तुम्हारे ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट समझो। मैं अभी इसी वक्त पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास भरी हैरानी दिखाई देने लगती है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, 10 साल बाद तुम्हें मुझे 1 मिलियन युआन वापस देने होंगे। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है और तुम्हारे लिए यह मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही अगले महीने होने वाली एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही होगा। यह साबित करेगा कि तुम्हें लोन चुकाने की क्षमता है। इसे इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क कंट्रोल क्लॉज समझो। यह सुनते ही वह ऐसे रिएक्ट करती है जैसे डूबते हुए इंसान को आखिरी तिनका मिल गया हो। वह लगातार सिर हिलाने लगती है, मानो डर रही हो कि कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। जिस पर मैं उसे अपना फोन नंबर देता हूं और मुड़कर वहां से निकल जाता हूं। मैं यह देखने की भी कोशिश नहीं करता कि उसके चेहरे पर इस वक्त कैसा एक्सप्रेशन है। छोटे जंगल से बाहर निकलते ही धूप मेरे शरीर पर पड़ती है और काफी गर्माहट फील होती है। सच कहूं तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि वह पैसे लौटाएगी या नहीं। 6 लाख युआन मेरे लिए वास्तव में कुछ भी नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं। अगर ऐसा नहीं करता तो हर कोई मुझसे पैसे उधार लेने आ जाता। चाहे मेरे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं इस तरह उसे उड़ाने का खर्च नहीं उठा सकता। 6 लाख युआन खर्च करके यह सेटिस्फैक्शन खरीदना कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है और साथ ही स्कूल ब्यूटी की बेबस हालत को करीब से देखना, इसे घाटे का सौदा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद लॉयर से बात करने के बाद मैं टाइम और लोकेशन फिक्स कर देता हूँ। फिर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सोथू को फॉरवर्ड कर देता हूँ। इस तरह यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाता है। फिर मैं अपने असली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगता हूँ। यह एक क्लब एक्टिविटी रूम होता है। विंडो से अंदर झांकने पर मुझे साफ दिखाई देता है कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जियांग ली एक ऐसे लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रही होती है जो बिल्कुल किसी स्ट्रीट गैंगस्टर जैसा दिखता है। जियांग फैमिली और मेरा फैमिली लंबे समय से बिजनेस पार्टनर्स रहे हैं, इसलिए मैं और जियांग ली भी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन सबसे अहम बात उसकी बड़ी बहन जियांग शू होती है। वह सच में हेवंस प्राउड डॉटर जैसी परफेक्ट वुमन होती है, खूबसूरत, काबिल और बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली। सबसे जरूरी बात, वह मेरे प्रति काफी अच्छी रहती है। जब भी पॉकेट मनी देती है तो लाखों में देती है। मेरे जैसे आराम तलब इंसान के लिए वह किसी वॉकिंग एटीएम से कम नहीं होती। ऊपर से जियांग शू की जल्द ही मेरे बड़े भाई ये यून के साथ
एंगेजमेंट होने वाली होती है, यानी भविष्य में वह मेरी ऑफिशियल सिस्टर इन लॉ बनने वाली होती है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ सच में यह तो हेवन मेड मैच है और मेरी लग्जरी लाइफ भी पहले से ज्यादा सिक्योर होने वाली है। लेकिन हाल के दिनों में जियांग ली एक गैंगस्टर बॉय की वजह से टॉप रैंक से गिरकर एवरेज स्टूडेंट बन गई होती है। यह हाल देखकर सीनियर जियांग शू खुद मुझसे उसकी सिचुएशन के बारे में पूछती है, जिस पर मैं समझ जाता हूँ कि अब मुझे इस मामले में दखल देना ही पड़ेगा। आखिर किसी का पैसा लिया है तो उसका काम भी करना पड़ेगा। लेकिन रूम का दरवाजा खोलने से पहले ही एक लड़का तेज से बाहर निकलते हुए मुझसे टकरा जाता है। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाता है। उसकी आंखों में अपमान और बेबसी साफ दिखाई देती है। मैं उसे पहचान लेता हूँ। वह वही गरीब स्टूडेंट होता है जिसे पहले जियांग ली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया करती थी। उसके ग्रेड्स अच्छे होते हैं और स्वभाव भी काफी सीधा साधा होता है। उसे इस हालत में देखकर मैं लगभग समझ जाता हूँ कि मामला क्या है। एक गरीब लड़का अपनी बेनिफेक्टर से प्यार कर बैठा है, लेकिन उसकी बेनिफेक्टर किसी गैंगस्टर बॉय को पसंद करती है। यह सोचकर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और मन ही मन हंस पड़ता हूँ। यह लड़का अभी बहुत छोटा है। हमारे जैसे रिच सेकंड जनरेशन लोगों के लिए किसी की मदद करना कई बार सिर्फ एक हैबिट या स्टेटस शो करने का तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर मायने में अच्छे इंसान होते हैं। अगर सच में किसी का एहसान चुकाना है तो खुद को ऊपर उठाओ, ताकत और फायदे के साथ बदला चुकाओ। यही दुनिया का असली रूल है। हर बात में प्यार और इमोशंस घुसाओगे तो आखिर में सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचाओगे। जिस पर मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ और सीधे क्लब रूम का दरवाजा खोल देता हूँ। अंदर जियांग ली और सन यांग हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। जियांग ली का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ होता है और जैसे ही वह आने वाले इंसान को देखती है, जियांग ली के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान अचानक वहीं रुक जाती है। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं और वह चिढ़े हुए वसकीत्या सतर्क लहजे में कहती है, ये फैन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम भी मुझे ब्रदर यांग से ब्रेकअप करने के लिए समझाने आए हो? जिस पर वह फिर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, बेकार की मेहनत मत करो। तुम ये फैमिली के एक निकम्मे यंग मास्टर जो खुद अपनी जिंदगी ठीक से नहीं संभाल सकता, मुझे कंट्रोल करने की क्या योग्यता रखते हो? यह सुनकर मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुझे थोड़ा हंसी जैसा फील होता है। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल करने नहीं आया, मैं तो बस क्यूरियस हूँ। जियांग फैमिली की इतनी आज्ञाकारी और डिसिप्लिन वाली बेटी अचानक ऐसे आदमी को कैसे पसंद करने लगती है? यह सुनकर जियांग लाई तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखती है। तुम क्या जानो, ब्रदर यांग तुम जैसे फेक रिच किड्स की तरह नहीं है। वह बहुत रियल इंसान है। वह आजाद रहते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। इतना कहकर वह सन यांग का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर ऐसी वॉरशिप वाली एक्सप्रेशन होती है मानो वह किसी आइडल को देख रही हो। इसे कहते हैं जिंदगी जीना। तुम लोगों जैसी तयशुदा और बोरिंग लाइफ ही असली वेस्ट है। इसके बाद वह फिर मेरी तरफ उंगली करके कहती है, खासकर तुम, ये फैन, पढ़ाई में बेकार, खेल में बेकार, ये फैमिली के नाम के अलावा तुम्हारे पास और है ही क्या? तुम पूरी तरह एक यूजलेस इंसान हो। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, जैसे अभी अभी कोई बड़ी बात समझ में आई हो। तो ये वही यूथफुल रोमांस वाली फीलिंग है। जियांग लाई को लगता है कि शायद मैं उसकी बातों से कन्विंस हो गया हूँ। उसके चेहरे पर तुरंत गर्व भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं सन यांग भी सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में पहले जैसी घबराहट नहीं रहती। लेकिन अगले ही पल मैं ऊंचाई से जियांग लिए की तरफ देखता हूँ और ठंडी आवाज में कहता हूँ, अब थोड़ा होश आया या नहीं? मेरी नजरों से वह इतनी दब जाती है कि अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है। वहीं जमीन पर पड़ा सन यांग अभी भी दर्द से कराह रहा होता है। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देता है। फिर मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हें रियलिटी पसंद है शेना? फ्रीडम पसंद है ना? चलो मुझे बताओ, अभी कैसा फील हो रहा है? आजादी महसूस हो रही है? सन यांग दर्द से पसीने पसीने हो चुका होता है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। जिस पर जियांग लियू मुझे हटाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मेरी एक नजर उसे वहीं डरा देती है। वह तुरंत पीछे हट जाती है। मैं सन यांग की तरफ देखकर कहता हूँ, अभी कुछ देर पहले तो बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, अब इतनी चुप्पी क्यों है? वह कांपने लगता है। हालत ऐसी होती है कि खांसने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह देखकर मुझे अचानक सब कुछ बेहद बोरिंग लगने लगता है। बस इतनी सी हिम्मत है और ऐसे लोग रिच फैमिलीज की यंग लेडीज को पटाने निकलते हैं। इसके बाद मैं कांपती हुई जियांग लाई को उठाता हूँ और सीधे चेंगडोंग एरिया की तरफ ले जाता हूँ। यह जगह हर तरह के क्रिमिनल्स और स्ट्रीट गैंग्स के लिए मशहूर होती है। मैं उसे कार से उतारकर एक गंदी सी तंग गली की दीवार के पास खड़ा कर देता हूँ। वहाँ पेशाब की तेज बदबू और सड़े हुए कचरे की गंध पूरे माहौल में फैली होती है। जिस पर जियांग लाई वहीं खड़े खड़े उल्टी करने लगती है। फिर मैं गली के कोने पर झगड़ रहे कुछ येलो हेयर गैंगस्टर्स की तरफ इशारा करता हूँ और ठंडे लहजे में कहता हूँ, देखो यही है वह यूथफुल फीलिंग जो तुम्हें इतनी पसंद है। क्या ये काफी रियल है? क्या ये काफी फ्री है? अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं अभी तुम्हें इनके बीच फेंक सकता हूँ। ये सुनते ही जियांग लाई का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। उसके चेहरे से खून का एक कतरा तक गायब हो जाता है। वह डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, मैं गलत थी। ये फैन, चलो घर चलते हैं, प्लीज मुझे घर ले चलो। जिस पर वह लगातार मुझसे विनती करती रहती है। उसी समय मेरी नजर अचानक एक परिचित शैडो पर पड़ती है। वह सन यांग होता है। वह लंगड़ाता हुआ मेरी नजर बचाकर गली के दूसरे सिरे से भाग रहा होता है, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। मेरे लिए वह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह
रह गया होता कि मैं खुद उसके पीछे जाऊं। जियांग ली भी यह सब देख लेती है। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ जाता है। जिस व्यक्ति को वह अपना हीरो समझती थी वह उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जब वह भागती हुई पीठ पूरी तरह नजरों से ओझल हो जाती है तब जियांग ली रोना भी बंद कर देती है। वह बस खोई हुई खड़ी रहती है जैसे उसकी आत्मा कहीं गायब हो गई हो। इसके बाद मैं उसे वापस कार में बैठा देता हूँ। पूरे रास्ते वह एक शब्द भी नहीं बोलती। जब कार जियांग फैमिली मैंशन के सामने रुकती है तो वह खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। मैं कार से उतरता भी नहीं, सीधे ड्राइवर को वापस घर चलने के लिए कह देता हूँ। उस रात मेरे फोन पर एक मैसेज आता है। वह जांग स्वे का होता है। ये फैन थैंक यू, जिसके जवाब में मैं सिर्फ एक स्टिकर भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। और इसी के साथ यह मामला खत्म हो जाता है। अगले 2 दिनों तक जियांग फैमिली पूरी तरह शांत रहती है। कोई भी मुझे परेशान करने नहीं आता। मैं समझ जाता हूँ कि फ्यूचर सिस्टर इन लॉ जियांग श्यू ने पीछे से सब संभाल लिया है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि इस बार मेरा डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ। मेरी आरामदायक रिच यंग मास्टर वाली लाइफ फिर से स्टेबल हो चुकी होती है। लेकिन अगले दिन मैं हंस नहीं पाता क्योंकि सन यांग मर चुका होता है। उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई बताई जाती है। यह खबर सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह जाता हूँ। मुझे अचानक महसूस होता है कि मेरी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ शायद मेरी सोच से भी ज्यादा निर्दयी है, जिस पर पहली बार मुझे यह फैमिली बेहद डरावनी लगने लगती है। इस घर में हर इंसान एक परफेक्ट मास्क पहनकर घूमता है और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे चुपचाप हटा दिया जाता है। मेरा ब्रिलियंट बड़ा भाई ये यून ऐसा ही है। जांग शू भी ऐसी ही है। सिर्फ मैं ही इस फैमिली में अलग हूँ, एक ऐसा इंसान जो बस आराम से जिंदगी बिताना चाहता है। यह सोचते ही मैं अचानक बिस्तर से उठकर बैठ जाता हूँ। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इन खतरनाक लोगों से जितना दूर रहूं उतना अच्छा आता है। पहले जिंदा रहना जरूरी है, और लाइफ तो बाद में भी जी सकता हूँ। अगली सुबह बिना किसी को बताए मैं अपना पहले से पैक किया हुआ सूटकेस लेकर नीचे उतरता हूँ। मेरी माँ लिविंग रूम में बैठकर मॉर्निंग टी पी रही होती है। मुझे देखकर वो बस एक नजर उठाती हैं और शांत आवाज में पूछती हैं, कहाँ जा रहे हो? रहने की जगह बदल रहे हो क्या? उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। यह कहकर वह फिर अपनी फाइनेंशियल मैगजीन पढ़ने लगती हैं। वहीं मेरे तथाकथित पिता कहाँ हैं? किसी को पता नहीं होता। ये घर किसी आइस सेलार से कम नहीं लगता, जिस पर मैं सूटकेस खींचते हुए बिना पीछे देखे उस आलीशान विला से बाहर निकल जाता हूँ। सिटी सेंटर में मेरा एक अपार्टमेंट पहले से खरीदा हुआ होता है। अब आखिरकार उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया था। अपार्टमेंट काफी बड़ा होता है लेकिन पूरी तरह खाली भी। यहाँ तक कि फ्रिज भी लगभग खाली पड़ा होता है। इसलिए मैं पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट की तरफ गाड़ी चला देता हूँ। मुझे फूड और स्नैक्स खरीदने होते हैं ताकि अपने नए घर को भर सकूं। शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए मैं रंग बिरंगे शेल्फ्स के बीच घूमता रहता हूँ। मैं किसी शॉपिंग मशीन की तरह सामान उठाकर कार्ट में फेंकता जाता हूँ। तभी एक कॉर्नर से गुजरते वक्त मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं क्योंकि स्नैक सेक्शन के पास मुझे एक लड़की दिखाई देती है। वह चुपके से ब्रेड का एक पैकेट अपनी स्लीव के अंदर छिपाने की कोशिश कर रही होती है। वह मुझसे कुछ साल छोटी लगती है। कद छोटा होता है और उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है जो कई बार धुलने की वजह से फीकी पड़ चुकी होती है। उसका चेहरा काफी प्यारा और साफ सुथरा लगता है। अफसोस उसके हाथों की हरकतें उतनी साफ नहीं होती। मैं कुछ नहीं बोलता, बस शेल्फ के सहारे खड़ा होकर दिलचस्पी से उसे देखने लगता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से ब्रेड को स्लीव में छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन स्लीव बहुत छोटी होती है और ब्रेड का पैकेट बहुत बड़ा, जिस पर वह बार बार कोशिश करती रहती है। कुछ ही देर में उसके माथे पर पसीना आ जाता है। फिर शायद उसे कुछ महसूस होता है। उसकी हरकत अचानक रुक जाती है। वह धीरे धीरे सिर उठाती है और अगले ही पल हमारी नजरें हवा में टकरा जाती हैं। मैं बिना एक शब्द बोले उसे घूरता रहता हूँ। करीब 10 सेकंड यूं ही बीत जाते हैं, जिस पर उस लड़की का चेहरा साफ तौर पर लाल पड़ने लगता है। उसकी आंखों में पहले डर दिखाई देता है, फिर घबराहट और आखिर में इतनी शर्म और अपमान भर जाता है कि वह नजरें तक नहीं उठा पाती। उसके हाथ में पकड़ा ब्रेड का पैकेट बुरी तरह कांप रहा होता है। तभी ठप की आवाज के साथ ब्रेड नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिस पर ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। वह पूरी तरह झुक जाती है, सिर नीचे कर लेती है, मानो चाहती हो कि उसका चेहरा जमीन में ही छिप जाए। यह देखकर मुझे सब कुछ बेहद बोरिंग लगता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नीचे गिरा हुआ ब्रेड उठाता हूँ और उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल देता हूँ। इसके बाद बगल वाली शेल्फ से अलग अलग तरह के बिस्किट्स उठाता हूँ और ढेर सारी कैंडीज और स्नैक्स भी कार्ट में भरना शुरू कर देता हूँ। कुछ ही देर में मेरी कार्ट सामान के पहाड़ जैसी हो जाती है, जिस पर मैं कार्ट को धकेलते हुए उसके सामने पहुंचता हूँ। वह अभी भी सिर झुकाए खड़ी होती है। उसका पूरा शरीर तनाव से भरा हुआ होता है, जैसे किसी सजा का इंतजार कर रही हो। फिर अपने पैर से उसके पुराने और फीके कैनवस शूज को हल्के से छूता हूँ और शांत आवाज में पूछता हूँ, खाने के पैसे खत्म हो गए हैं क्या? यह सुनकर वह हल्का सा कांप जाती है, फिर बहुत धीरे से सिर हिला देती है। लेकिन अगले ही पल उसे जैसे कुछ याद आता है और वह तुरंत सिर हिलाकर मना करने लगती है, जिस पर मेरा धैर्य थोड़ा टूटने लगता है। पहले हाँ फिर ना, आखिर कहना क्या चाहती हो? मेरे सामने साइलेंट मूवी चल रही है क्या? आखिर बात क्या है? मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो जाती है। यह सुनकर वह डर से कांप उठती है, फिर अचानक सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं और उनमें आंसू भरे होते हैं। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है। उसके गले से कुछ अस्पष्ट सी आवाजें निकलती हैं। साथ ही उसकी
उसके दोनों हाथ घबराहट में इधर उधर इशारे करने लगते हैं और उसी पल मैं पूरी तरह चौंक जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या ये बोल नहीं सकती? मैं उसकी बेबस और घबराई हुई हालत को देखता हूँ, जिस पर मेरे अंदर की सारी झुंझलाहट तुरंत गायब हो जाती है। उस पल मुझे सच में पछतावा होता है। मुझे लगता है कि मैं वाकई एक बहुत बड़ा कमीना हूँ। ऐसा इंसान जो आधी रात को इस पल को याद करे तो खुद को 2 थप्पड़ मारने का मन करे, जिस पर मैं बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाता हूँ। फिर एक और शॉपिंग कार्ट लाता हूँ और उसमें लंबे समय तक खराब न होने वाला ढेर सारा फूड भर देता हूँ। इसके बाद मैं दोनों कार्ट्स को धकेलते हुए उसकी तरफ इशारा करता हूँ कि वह मेरे पीछे आए, लेकिन वह अभी भी शॉक में खड़ी रहती है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, सीधे उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे कैश काउंटर की तरफ ले जाता हूँ। पेमेंट करने के बाद मैं बड़े बड़े बैग्स उठाता हूँ। वह भी छोटे से टेल की तरह मेरे पीछे पीछे चलती है। उसके हाथों में भी कुछ स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं। इसके बाद मैं सारा सामान अपनी स्पोर्ट्स कार की बैक सीट में रख देता हूँ और उसे कार में बैठने का इशारा करता हूँ। वह कुछ पल हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार पैसेंजर सीट का डोर खोलकर बैठ जाती है। फिर मैं उससे उसके घर का एड्रेस पूछता हूँ, जिस पर वह मेरा फोन लेती है और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से काफी देर तक स्क्रीन पर कुछ टाइप करती रहती है। आखिर में एक लोकेशन सामने आती है। वह सिटी के पुराने हिस्से की एक बेहद जर्जर बस्ती होती है, ऐसी जगह जहाँ से गुजरने के बारे में भी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कुछ नहीं कहता और सीधे कार स्टार्ट कर देता हूँ। पूरे रास्ते कार के अंदर अजीब सी खामोशी बनी रहती है। वह लगातार सिर झुकाए बैठी रहती है और अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़े रहती है। कुछ देर बाद कार तंग और टूटी फूटी गलियों से गुजरते हुए एक पुराने बिल्डिंग के सामने रुकती है। यह जगह किसी खस्ताहाल वर्कर्स कॉलोनी जैसी दिखाई देती है, जिस पर मैं कार बंद करता हूँ और उसके साथ सामान नीचे उतारता हूँ। बिल्डिंग का कॉरिडोर लंबा, अंधेरा और सीलन भरा होता है। वहाँ एक अजीब सी बदबू भी फैली होती है। वह मुझे तीसरी मंजिल तक लेकर जाती है और एक पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोलती है, जिसकी पेंट काफी पहले उखड़ चुकी होती है। दरवाजा खुलते ही ट्रेडिशनल मेडिसिन की तेज गंध सीधे नाक में घुस जाती है। कमरा इतना छोटा होता है कि एक नजर में पूरा दिखाई दे जाता है और तभी मुझे पहली बार समझ आता है कि चारों तरफ से खाली घर किसे कहते हैं। पुराने लकड़ी के बिस्तर पर एक बेहद दुबली पतली बुजुर्ग महिला लेटी होती है। उनकी आंखें बंद होती हैं और सांसें बहुत कमजोर चल रही होती हैं, जिस पर लड़की तुरंत सामान नीचे रखती है और भागकर बिस्तर के पास पहुंच जाती है। वह बड़े ध्यान से अपनी दादी के कंबल को ठीक करती है। उसकी आंखों में साफ चिंता दिखाई देती है। यह देखकर मुझे पूरी बात समझ में आ जाती है। उसे खाने के पैसे की नहीं, बल्कि अपने परिवार के इलाज के पैसे की कमी थी और ब्रेड चुराने की वजह भी शायद यही थी। वह अपनी दादी के इलाज के लिए बचाए हुए पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी। फिर वही दुख भरी कहानी। और मैं मानता हूँ कि ऐसी चीजें देखकर मैं ज्यादा देर तक सख्त नहीं रह पाता। कुछ देर बाद लड़की अपनी दादी का ध्यान रखने के बाद मेरे पास आती है। वह गहराई से झुककर मुझे थैंक्स कहती है और फिर मेज पर रखी पुरानी एक्सरसाइज नोटबुक उठा लेती है। फिर जल्दी जल्दी उसमें कुछ लिखती है। उसकी राइटिंग काफी साफ और सुंदर होती है। उस पर लिखा होता है, थैंक यू। इन सब चीजों में कितना पैसा लगा है, मैं बाद में आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगी। यह पढ़कर मुझे थोड़ा हंसी आती है। वापस दोगी? कैसे? फिर से चोरी करके? मैं कुछ नहीं कहता, सीधे अपना फोन निकालता हूँ और फैमिली असिस्टेंट को कॉल कर देता हूँ। अंकल वांग, सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के स्पेशल केयर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए। 15 मिनट के अंदर चेंगशी रेसिडेंशियल एरिया में एक एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। एड्रेस मैं अभी भेजता हूँ। सारा खर्च मेरे अकाउंट से काट लेना। पूरा कॉल 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाता है, लेकिन लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह मुंह खुला छोड़कर मुझे देखती रहती है, जैसे रोना भी भूल गई हो और लिखना भी। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। जिस चीज के लिए उसे पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता, वह मेरे लिए सिर्फ एक फोन कॉल का मामला था। फिर मैं उसके पैरों के पास रखा बैग हल्के से ठोकर मारता हूँ। अब वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सामान पैक करो, हॉस्पिटल चलने की तैयारी करो। यह सुनते ही वह जैसे सपने से जागती है और जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू कर देती है। लेकिन सच कहें तो वहाँ पैक करने लायक ज्यादा कुछ होता ही नहीं। कुछ पुराने कपड़े, शिशापाप गेटरी जो बार बार धुलने की वजह से रंग छोड़ चुके होते हैं, और एक टूटी हुई टंग मोंग की छोटी मूर्ति। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच जाती है। मेडिकल स्टाफ बहुत सावधानी से बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और पूरे समय वह लड़की मेरा कपड़ा कसकर पकड़े रहती है, मानो उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो मैं अचानक गायब हो जाऊंगा। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं उसका हाथ नहीं हटाता। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सारी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाती है। स्पेशल वार्ड तैयार होता है। प्रोफेशनल नर्सेस 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं और टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स तुरंत कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं। मैं साफ और उजले वार्ड के बाहर खड़ा होकर यह सब देखता रहता हूँ। अंदर डॉक्टर्स और नर्सें लगातार व्यस्त होते हैं। वहीं बेड के पास बैठी वह लड़की अपनी दादी का हाथ पकड़े रहती है। उसकी आंखों में डर भी होता है और कृतज्ञता भी। यह देखकर मेरे दिल में सन यांग की मौत से पैदा हुई भारी फीलिंग थोड़ी हल्की हो जाती है।
सच में पैसा खर्च करके अच्छा मूड खरीदा जा सकता है। उसी वक्त कोई हल्के से मेरी शर्ट खींचता है। मैं नीचे देखता हूँ, वह लड़की अपनी पुरानी नोटबुक मेरी तरफ बढ़ा रही होती है। उस पर लिखा होता है, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ। जिस पर मैं डोर फ्रेम से टिक कर उसे देखता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुमसे एहसान चुकाने को नहीं कहा। यह सुनकर वह घबरा जाती है और तेजी से नोटबुक में लिखने लगती है। इस बार उसकी राइटिंग थोड़ी बिखरी हुई होती है। नहीं, मैं आपका पैसा मुफ्त में नहीं ले सकती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मेरी नजर अच्छे इंसान वाले शब्दों पर पड़ती है तो मेरे होंठों पर मुस्कान और गहरी हो जाती है। आज के समय में मेरे जैसा इंसान भी किसी की नजर में गुड पर्सन हो सकता है। सच में अमीर होना बहुत अच्छी बात है। जिस पर मैं उसके लिखने की हरकत बीच में ही रोक देता हूँ। अगर मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई अच्छा इंसान हूँ। असल में मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी से नफरत है। और तुम यहाँ मेरे साथ इस बात को लेकर बार बार बहस कर रही हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है, समझी। जिस पर मेरी ये बात सुनकर वो लड़की कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। वो मुझे देखती रहती है लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर जवाब क्या दे। उसका वो एक्सप्रेशन देखकर मैं एक लंबी सांस लेता हूँ। फिर उसके सामने जाकर बिना कोई और बात किए उसके हाथ से नोटबुक और पेन ले लेता हूँ और उसमें जल्दी जल्दी कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ। लिखने के बाद मैं वो नोटबुक वापस उसके हाथ में थमा देता हूँ। इसे ऐसे समझ लो कि मैं पहले से इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ। तुम बस अच्छी तरह पढ़ाई करो और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। क्या पता अगर कभी भविष्य में मेरा बुरा वक्त आ गया और मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ गई तो कम से कम मुझे एक कटोरा खाना जरूर खिला देना। जिस पर वो काफी देर तक नोटबुक में लिखी बातों को देखती रह जाती है। फिर वो सिर उठाती है और उसकी आंखें बिल्कुल पहाड़ों के साफ झरने जैसी दिखाई देती हैं। जिसके बाद आखिरकार उसके आंसू निकल पड़ते हैं। वो जोर जोर से नहीं रोती बल्कि चुपचाप आंसू बहाती रहती है। एक एक बूंद उसके पुराने और फटे हुए एक्सरसाइज बुक पर गिरती रहती है। ये देखकर मैं थोड़ा असहज होकर नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। फिर कहता हूँ, ठीक है अब रोना बंद करो। तुम्हारी दादी को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। हर समय ऐसे रोती रहोगी तो ये भी कोई बात हुई। इसके बाद मैं उससे पूछता हूँ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। मैं अंकल वांग से कह दूंगा कि रास्ते में ही तुम्हारी स्कूल फी जमा कर दें और आगे से हर महीने मैं किसी को भेजकर तुम्हें 5 मिलियन लिविंग एक्सपेंस दिलवा दूंगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर नौकरी नहीं ढूंढ लेती। और मुझे ये मत कहना कि इसकी जरूरत नहीं है, इसे भी इंश्योरेंस मनी ही समझ लो। ये कहने के बाद मेरा वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिर मैं डॉक्टर को कुछ जरूरी बातें समझाता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक मुझे अपनी ही बात पर हंसी आने लगती है। मैं ये फैमिली का सेकंड यंग मास्टर और बुरा वक्त देखूंगा, ये बात सुनने में ही नामुमकिन लगती है। असल में मैं तो बस पैसा खर्च करके अपने लिए थोड़ा पुण्य जमा कर रहा था। आखिर मेरे आसपास जितने लोग हैं, हर अगला इंसान पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक और चालाक निकलता है। इसलिए मुझे भी थोड़ा ज्यादा गुड कर्म जमा करना चाहिए ताकि मेरी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर सके। लेकिन फिर सिर्फ 5 साल के अंदर सब कुछ बदल गया। सिर्फ 5 साल। मेरा बड़ा भाई ये युन, जो हमेशा बेहद समझदार और सम्मानित दिखाई देता था, उसकी शादी के बाद सब कुछ बिखर गया। उस समय मैं एक प्राइवेट आइलैंड पर धूप सेंक रहा था। जब मुझे फोन आया तो मैं उसे सुनकर हंस पड़ा क्योंकि मुझे लगा सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा है। मेरे बड़े भाई की असली प्रॉब्लम ये थी कि वो अंदर से बेहद कमजोर इंसान था लेकिन बाहर हमेशा खुद को एक सच्चा और वफादार प्रेमी दिखाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि जब मामला बिगड़ना शुरू हुआ तब भी मुझे वापस जाकर वो तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिर बड़े घरानों की शादियों में ऐसे ड्रामे कोई नई बात नहीं होते। लेकिन फिर एक रात में मेरी सारी बैंक कार्ड्स ब्लॉक हो जाती हैं। मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स फ्रीज कर दिए जाते हैं और तभी मुझे पहली बार एहसास होता है कि शायद मामला उतना आसान नहीं है। जिस पर मैं तुरंत आइलैंड से वापस लौटता हूँ लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये ग्रुप अब ये फैमिली का नहीं रह जाता। उसका नाम बदलकर जियांग फैमिली के नाम पर हो चुका होता है। मेरे पिता पर कई इकोनॉमिक क्राइम्स के आरोप लग चुके होते हैं। सारे सबूत इतने मजबूत होते हैं कि उनकी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरना लगभग तय हो जाता है। और मेरा बड़ा भाई ये यून भी घर से निकाल दिया जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जहां तक मेरी बात है, मैं तो सिर्फ एक निकम्मा इंसान था जिसे दिन भर मौज मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा गया। 20 साल से ज्यादा समय में जो पर्सनल सेविंग्स मैंने इकट्ठी की थी वो सब एक झटके में गायब हो जाती हैं। फिर मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा होता हूँ और देखता हूँ कि ब्लैक सूट पहने 2 बॉडीगार्ड्स दरवाजे पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ये देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, दीदी अगर बदला लेना ही था तो मेरे बेवकूफ भाई को सजा देती। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपने मेरे पिता को जेल भेज दिया, ये ग्रुप को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब क्या है? जिस पर मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मुझे लगने लगता है जैसे मैं किसी फीमेल रिवेंज नॉवेल के अंदर आ गया हूँ और वहाँ एक ऐसा साइड कैरेक्टर बन गया हूँ जिसे रास्ते से हटाना जरूरी था। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर जियांग शू मेरे पसंदीदा सोफा पर बैठी दिखाई देती है। वो आराम से वाइन ग्लास घुमा रही होती है। 5 साल बीत चुके होते हैं। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है लेकिन साथ ही पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और खतरनाक भी। उसके अंदर एक ऐसा दबदबा होता है जिससे सामने वाला घुटन फील करने लगता है। जिस पर वो मुझे देखती है, वाइन ग्लास नीचे रखती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये फैन वापस आ गए।
लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, बस उसे घूरता रहता हूँ। वो धीरे धीरे उठती है और मेरी तरफ चलकर आती है, फिर हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छूने की कोशिश करती है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं सिर घुमाकर उसका हाथ हटा देता हूँ, जिस पर वो नाराज नहीं होती। वो बस हाथ वापस खींच लेती है और शांत आवाज में कहती है, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ था, मैंने उसे मौका दिया था, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। जांग सुए सिर हिलाती है, फिर मुझे एक अजीब नजर से देखती है, जिस पर मैं पूछता हूँ, तो यही वजह है कि तुमने हमारे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दिया। वो कुछ पल के लिए रुकती है, फिर उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण उभरता है, लेकिन अब सब अलग है। उसने पहले मेरे साथ गलत किया था, इसलिए मेरा बदला लेना स्वाभाविक था, और अब मुझे पति की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो एक कदम और करीब आ जाती है। उसकी मौजूदगी का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। लिटिल फैन, क्या तुम्हारी दिलचस्पी मेरे साथ रहने में है? मैं पहले की तरह तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। ये सुनकर मैं इतना हंसता हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। फिर मैं आंखों के कोने पहुंचता हूँ और उसके परफेक्ट चेहरे को देखता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे शक होने लगा है कि कहीं मेरे भाई को रास्ते से हटाने वाली भी तुम ही तो नहीं थी। जिस पर उसके चेहरे की मुस्कान पहली बार हल्की सी जम जाती है। भले ही वो सिर्फ एक पल के लिए हो, लेकिन मैं उसे साफ पकड़ लेता हूँ, और उसी पल मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये औरत शुरू से आखिर तक एक पागल इंसान है। ऐसा इंसान जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर मैं अपनी मुस्कान वापस खींच लेता हूँ, बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता हूँ, और धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर उसकी तरफ तिरस्कार भरी उंगली दिखा देता हूँ, जिस पर उसके चेहरे की आखिरी मुस्कान भी गायब हो जाती है। उसकी जगह सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी उदासी बचती है। वाकई तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। वो हाथ हिलाती है और दोबारा मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझती, जिस पर दोनों बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़ते हैं। एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ से मुझे पकड़ लेता है। फिर मुझे ऐसे उठाते हैं जैसे कोई मुर्गी का बच्चा उठाता हो। अगले ही पल मुझे मेरे ही घर से बाहर फेंक दिया जाता है। मैं खाली कॉरिडोर में अकेला खड़ा रहता हूँ, फिर खुद पर हंसते हुए एक ठंडी हंसी छोड़ देता हूँ। अगर मैं सच में उसकी बातों पर भरोसा कर लेता और उसके पास रुक जाता, तो शायद जब वो मुझसे ऊब जाती तब मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मेरी मौत कैसे हुई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरे पिता जैसे चालाक इंसान भी उसकी प्लानिंग में फंस गए थे। मेरे जैसा निकम्मा आदमी उससे कैसे जीत सकता था? इसलिए उस पागल औरत से जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। फिलहाल जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। इसके बाद मैं अपना फोन निकालता हूँ और कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता हूँ। वहाँ उन दोस्तों के नंबर दिखाई देते हैं जो हर दिन मुझे ब्रोदर फैन कहकर बुलाते थे। फिर मैं पहला नंबर डायल करता हूँ। कॉल कनेक्ट हो जाती है। यंग मास्टर जो, मैं ये फैन बोल रहा हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से पूरे 3 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, सॉरी आपने गलत नंबर मिला दिया है, और इतना कहकर वो तुरंत फोन काट देता है। जिस पर मैं कुछ देर के लिए वहीं खड़ा रह जाता हूँ। फिर खुद पर हंसते हुए एक कड़वी मुस्कान देता हूँ और दूसरा नंबर डायल करता हूँ, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही निकलता है। फिर तीसरा, चौथा और उसके बाद कई और नंबर। कोई कहता है गलत नंबर है, तो कोई सीधा फोन ही नहीं उठाता। जिस पर मैं ठंडी दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर अपने फोन में मौजूद उन सभी लोगों के नंबर एक एक करके डिलीट करना शुरू कर देता हूँ, जिन्हें मैं कभी अपना दोस्त समझता था। आखिर में जब आखिरी नंबर भी डिलीट हो जाता है, तो स्क्रीन पर सिर्फ मेरे कुछ रिश्तेदारों के नंबर ही बचे रहते हैं। इसके बाद मैं अपने पास मौजूद सारी कीमती चीजें बेच देता हूँ, लेकिन सब कुछ मिलाकर भी मुश्किल से 1 लाख युआन जुट पाते हैं। अगर ये पहले की बात होती तो इतनी रकम मेरे एक रात के शराब के खर्च के लिए भी काफी नहीं होती, लेकिन अब यही मेरी पूरी संपत्ति बन चुकी थी। फिर मैं बिना किसी मंजिल के सड़कों पर भटकता रहता हूँ और पता नहीं कब चलते चलते अपने पुराने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता हूँ। ये देखकर मैं खुद पर हंस पड़ता हूँ। शायद किसी फैक्ट्री में जाकर स्क्रू कसने का काम ढूंढ लेना चाहिए। कम से कम वहाँ रहने और खाने की सुविधा तो मिलेगी। वैसे भी 20 साल से ज्यादा समय तक ऐशो आराम की जिंदगी जी चुका हूँ, अब और क्या चाहिए? इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए मैं सिर झुकाकर आगे बढ़ रहा होता हूँ, तभी अचानक किसी नरम शरीर से टकरा जाता हूँ, जिस पर एक हल्की और ताजगी भरी खुशबू मेरी तरफ आती है। मैं आदतन माफी मांगने के लिए सिर उठाता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरी नजर एक जोड़ी साफ और चमकदार आंखों पर टिक जाती है। वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसका चेहरा मुझे कहीं देखा हुआ लगता है, लेकिन मैं तुरंत याद नहीं कर पाता कि उसे कहाँ देखा था। लेकिन वो मुझे पहचान चुकी थी। मैं उसकी आंखों में साफ देख सकता था कि मुझे पहचानते ही उनमें अचानक खुशी की एक चमक दौड़ जाती है, जिस पर वो अपने होंठ हिलाती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर अचानक कुछ याद आते ही रुक जाती है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालती है और उसमें टाइप करने लगती है। कुछ सेकंड बाद वो स्क्रीन मेरी तरफ कर देती है। उस पर लिखा होता है, मिस्टर ये, क्या आपको मैं याद हूँ? स्क्रीन पर लिखे ये 3 शब्द देखकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। आखिर आजकल मुझे इस नाम से बुलाने वाले लोग बहुत कम बचे थे। जिस पर मैं ध्यान से उसका चेहरा देखने लगता हूँ। धीरे धीरे पुरानी यादों के टुकड़े मेरे दिमाग में उभरने लगते हैं और अचानक मुझे सब याद आ जाता है। 5 साल पहले सुपरमार्केट में कांपती हुई वो छोटी लड़की, पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी दादी की देखभाल करती हुई वही बच्ची, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, तो वो तुम थी? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो लगातार सिर हिलाने लगती है। उसकी खुशी इतनी साफ दिखाई देती है कि जैसे उसकी आंखों से बाहर छलक पड़ने वाली हो। जिस पर मैं और भी हैरान होकर पूछता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फिर तेजी से कुछ टाइप करती है
और मोबाइल मेरे सामने कर देती है। स्क्रीन पर लिखा होता है, मैंने न्यूज में सब देख लिया था, जियांग फैमिली और आपके साथ जो हुआ उसके बारे में भी। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ वापस आएंगे, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी कल से। ये पढ़ते ही मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिस वक्त से मुझे घर से निकाला गया था तब से पूरे 24 घंटे तक ये लड़की उसी अपार्टमेंट के नीचे खड़ी रही जहां मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो अपनी सबसे भोली और अनाड़ी तरीके से एक ऐसी संभावना का इंतजार करती रही जिसका कोई भरोसा नहीं था, जिस पर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठने लगता है। जब मेरे तथाकथित दोस्त मुझसे दूरी बनाने में लगे हुए थे तब एक ऐसी लड़की जिसे मैं लगभग भूल चुका था पूरे दिन और पूरी रात मेरा इंतजार कर रही थी। मैं हल्की मुस्कान के साथ कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद वो मेरी झिझक समझ जाती है, जिस पर उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक और लाइन दिखाई देती है, क्या अब आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची? और मेरी खामोशी ही उसके सवाल का जवाब बन जाती है। इसके बाद वो मोबाइल वापस रख देती है, फिर ऐसा काम करती है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो धीरे से मेरे हुडी की बांह पकड़ लेती है। उसकी पकड़ बहुत हल्की होती है, मैं चाहूँ तो एक झटके में खुद को छुड़ा सकता हूँ, लेकिन उस हल्की सी पकड़ में जो विनती छिपी होती है वो किसी अदृश्य जंजीर की तरह मुझे वहीं रोक देती है, जिस पर वो धीरे से मेरा हाथ खींचती है और सड़क के मोड़ की तरफ चलने लगती है, और मैं भी जैसे बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ता हूँ। कुछ देर बाद हम एक छोटी सी बेकरी के सामने पहुंचते हैं। दुकान के अंदर से गर्म पीली रोशनी बाहर आ रही होती है। उस बेकरी का नाम था वेई गुआंग बेकरी। दुकान बंद हो चुकी थी, लेकिन डिस्प्ले काउंटर की लाइट अभी भी जल रही थी, जिस पर वो चाबी निकालकर दरवाजा खोलती है और आंखों के इशारे से मुझे अंदर आने को कहती है। बेकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। हवा में बटर और गेहूं की हल्की खुशबू फैली हुई थी। इसके बाद वो काउंटर के नीचे से प्लास्टिक कवर में सुरक्षित रखी हुई कुछ फाइल्स निकालती है, फिर उनमें से एक पीला पड़ चुका कागज बाहर निकालकर मेरे सामने रख देती है। मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ। वो वही इंश्योरेंस एग्रीमेंट था जो मैंने 5 साल पहले मजाक में लिखा था। उस पर मेरे ही टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर मौजूद थे। अगर कभी मेरा बुरा वक्त आ जाए और मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़े तो बस मुझे एक कटोरा खाना खिला देना, जिस पर वो उन शब्दों की तरफ इशारा करती है, फिर मेरी तरफ, फिर खुद की तरफ और आखिर में इस बेकरी की तरफ। उसकी आंखें इतनी गंभीर होती हैं जैसे वो किसी पवित्र वादे को पूरा कर रही हो। इसके बाद वो मुड़ती है और ओवन से एक गर्म क्रोसन निकालकर मेरे सामने रख देती है। उसमें न दया होती है न सहानुभूति, बस एक बेहद स्वाभाविक एहसास होता है जैसे अब मेरी बारी आ चुकी हो। मैं क्रोसन लेता हूँ और एक बाइट खाता हूँ। उसका स्वाद उन महंगे रेस्टोरेंट्स जितना शानदार नहीं था जहाँ मैं पहले खाया करता था, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे एक अजीब सा सुकून देता है। कुछ देर बाद मैं उससे पूछता हूँ, क्या यहाँ अभी भी स्टाफ की जरूरत है? जिस पर वो पहले कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बेहद चमकदार मुस्कान फैल जाती है। फिर वो जोर जोर से सिर हिलाने लगती है और उसी दिन मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा खत्म हो जाता है। वो जिंदगी जो भ्रम और ऐशो आराम में बीती थी, और दूसरा हिस्सा शुरू होता है एक छोटे से बेकरी के साथ जिसका नाम था वेई गुआंग बेकरी। और मेरी बॉस बनती है एक ऐसी गूंगी लड़की जिससे मुझे लगा था कि मैं जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलूंगा। उस लड़की का नाम था शेन युवेई। 5 साल पहले मैंने जो पैसे उसकी मदद के लिए दिए थे और अपनी खुद की बचत को जोड़कर उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ये बेकरी खोली थी। दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। आसपास के पड़ोसी उसका खास ख्याल रखते थे। वे अक्सर थोड़ा लंबा रास्ता तय करके यहाँ आते, ब्रेड खरीदते और उससे कुछ देर बातें करके जाते, जिस पर मैं कई बार लोगों को कहते सुनता हूँ, ये लड़की अकेले इतनी मेहनत करती है, सच में आसान नहीं है। अब अच्छा है इसके पास मदद करने वाला कोई आ गया है, अब तो काफी राहत महसूस होती है। ये बातें सुनते हुए मैं बेयर प्रिंट वाला एप्रन पहनकर ब्रेड पैक करता रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई खास हलचल नहीं होती, राहत महसूस होती है। सच में मेरे जैसा निकम्मा इंसान जिसे खेती बाड़ी क्या होती है ये तक नहीं पता, आखिर लोगों को मुझ में ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे उन्हें भरोसा होता है। लेकिन एक बात जरूर सच थी, मेरे आने के बाद उसके कंधों का बोझ काफी हल्का हो गया था। कम से कम आटा ढोना, चीनी की बोरियां उठाना और बाकी भारी काम अब उसे अकेले नहीं करने पड़ते थे। अब उस दुबली पतली लड़की को दांत भींच कर खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता था। और हर रात जब बेकरी बंद होती थी तब हम दोनों ऊपर बने छोटे से घर में लौट जाते थे। अगर उसके पुराने घर को झोपड़ी कहा जाए तो इस जगह को शायद उससे थोड़ा ही बेहतर कहा जा सकता था। एक डाइनिंग टेबल, 2 कुर्सियां, एक सोफा और बालकनी को पार्टीशन लगाकर बनाया गया एक छोटा सा कमरा, बस यही हमारा नया घर था। वही मेरा बेडरूम था। वो मेरे पुराने विला के बाथरूम से भी छोटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं वहां अपनी जिंदगी की सबसे सुकून भरी नींद सोता था। पूरे 20 साल से ज्यादा समय में पहली बार ऐसा होता
है कि मेरे आसपास कोई साजिश नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता और हवा में सिर्फ नीचे बेकरी से आती गेहूं और बटर की हल्की खुशबू तैरती रहती है, जिस पर मैं धीरे धीरे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीखने लगता हूँ। मैं सीखता हूँ कि घर में झाड़ू कैसे लगाई जाती है ताकि धूल पूरे कमरे में न उड़ने लगे। मैं सीखता हूँ कि प्रेशर कुकर में खिचड़ी कैसे बनाते हैं बिना पूरी किचन उड़ाए। लेकिन ज्यादातर बार नतीजा डिजास्टर ही निकलता है। एक बार मैं नमक और चीनी में फर्क ही नहीं कर पाता और रेड बीन सूप बनाते समय चीनी की जगह नमक डाल देता हूँ, जिस पर पूरा सूप इतना नमकीन बन जाता है कि खुद मैं भी उसे देखकर चौंक जाता हूँ। लेकिन शेन यूवेई फिर भी एक चम्मच चखती है। अगले ही पल उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ जाता है। फिर भी वो उसे थूकती नहीं, वो बस चुपचाप एक बड़ा गिलास पानी पीती है और अपनी नोटबुक निकालकर कुछ लिखती है। फिर वो नोटबुक मेरी तरफ करती है। उस पर लिखा होता है, स्वाद बहुत यूनिक है, अगली बार थोड़ा कम नमक डालना। उसका वो गंभीर चेहरा देखकर मुझे एक साथ गुस्सा भी आता है और हंसी भी, जिस पर मैं पूरा बर्तन उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। उस दिन के बाद मैं साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता हूँ। मैं ढेर सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल्स खरीदता हूँ। हर रात जब शेन यूवेई सो जाती है तब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर फोन स्क्रीन को घूरता रहता हूँ। फिर बार बार प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे आसान शब्दों से शुरुआत करता हूँ, हेलो, थैंक यू, आज तुमने बहुत मेहनत की, गुड नाइट। और फिर एक दिन मैं पहली बार थोड़ा अजीब और अनाड़ी तरीके से हाथों के इशारों से उसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ, जिस पर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह जाती है। फिर उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में अचानक एक चमक उभर आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनमें एक सितारा डाल दिया हो। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और फिर वो भी पूरी गंभीरता के साथ साइन लैंग्वेज में मुझे जवाब देती है। उस पल मुझे ऐसा एहसास होता है जैसा पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था। पहली बार मुझे लगता है कि मैंने कोई सच में मीनिंगफुल काम किया है। इसके बाद दिन गुजरते जाते हैं और जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। जो इंसान कभी ओवन तक चलाना नहीं जानता था वो अब क्रीम व्हिप करना सीख चुका था। मैं बेकरी का अप्रेंटिस बन चुका था, केक डेकोरेशन सीख चुका था और धीरे धीरे एक प्रॉपर बेकर बनने लगा था, जिस पर बेकरी का बिजनेस भी लगातार बढ़ता जाता है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि हम बगल वाली शॉप भी रेंट पर ले लेते हैं ताकि बेकरी को और बड़ा किया जा सके। इस बीच मेरे बैंक अकाउंट में भी काफी सेविंग्स जमा हो चुकी होती है, इतनी कि मैं आराम से बाहर जाकर अलग घर ले सकता था। कई बार मैं शेन यूवेई से इस बारे में बात करने का सोचता हूँ, लेकिन हर बार शब्द मेरे गले में ही अटक जाते हैं। अगर मैं बाहर चला भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? अकेले खाना खाने का क्या मतलब? और वैसे भी वो इतनी छोटी उम्र में अकेले सब संभाल रही है। अगर मैं यहाँ रहकर उसकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? जिस पर मैं खुद को तरह तरह के बहाने देता रहता हूँ और फिर आराम से वहीं रहने लगता हूँ। दिलचस्प बात यह थी कि शेन यूवेई ने भी कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे उसने मेरी मौजूदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया हो। मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता था। आखिर मेरा बड़ा भाई और उसकी शादी मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे, लेकिन शेन यूवेई के साथ बिताई गई ये शांत जिंदगी मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी, या शायद उससे भी ज्यादा, जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाकर अपने दिमाग से ये बेकार ख्याल निकाल देता हूँ। फिर घड़ी देखता हूँ, लगभग दोपहर होने वाली थी और लंच तैयार करने का समय भी हो चुका था। मैं एप्रन उतारकर ऊपर जाने ही वाला था कि तभी बेकरी का दरवाजा खुलता है, जिस पर एक परिचित चेहरा अंदर आता है। वो थी चुक्यूची। 5 साल बाद उसने एक परफेक्टली टेलर्ड बिजनेस सूट पहना हुआ था। मेकअप बेहद सलीकेदार था, बाल करीने से बंधे हुए थे और उसके पूरे शरीर से एक सफल बिजनेस वुमन वाली ऑरा निकल रही थी। 5 साल पहले उसकी गरीबी और संघर्ष से पैदा हुई वो कमजोर छवि अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो अब वो लड़की नहीं थी जो फीकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मुझसे मदद की गुहार लगाती थी। अब वो एलिगेंट थी, परफेक्ट थी और बेहद सफल दिखाई देती थी। उसके पीछे एक युवा आदमी भी खड़ा था, लगभग 20-22 साल का, सूट और टाई में सजा हुआ, किसी फ्रेश ग्रेजुएट जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए खुली दुश्मनी साफ दिखाई देती थी। शायद वो उसका मेल असिस्टेंट था, जिस पर चुक्यूची की नजर मेरे बियर प्रिंट एप्रन पर टिक जाती है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपनी परफेक्ट स्माइल वापस ले आती है। ये फैन, बहुत समय हो गया। मैं बस सिर हिलाकर ग्रीटिंग का जवाब देता हूँ और एप्रन उतारना जारी रखता हूँ। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक जाती है। इसके बाद वो अपने बैग से एक चेक निकालती है और मेरी तरफ बढ़ा देती है। मैं उस पर लिखी रकम देखता हूँ, फिर बिना किसी झिझक के उसे पॉकेट में रख लेता हूँ। थैंक्स, ये पैसा मेरा ही था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी वापस करोगी। जिस पर उसके पीछे खड़े मेल असिस्टेंट की आंखों में तिरस्कार और गहरा हो जाता है। चुक्यूची जल्दी से अपना एक्सप्रेशन संभालती है, फिर बेकरी के चारों तरफ नजर घुमाती है और आखिर मुझे देखने लगती है। उसकी आंखों में वही नजर थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था, ऊपर से दया, अंदर से घमंड। ये फैन, मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सब सुना है। अगर अभी तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है तो तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो। मेरी और मेरे हस्बैंड की कंपनी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है। उसकी वो बनावटी सहानुभूति देखकर मेरे अंदर एक ठंडी हंसी उठती है। 5 साल पहले मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसने कर्ज लौटा दिया। हम दोनों बराबर हो चुके थे, कोई किसी का कर्जदार नहीं था, लेकिन अब वो खुद को मेरा उद्धार करता दिखाना चाहती थी। जिस पर मेरी नजर उसके बगल में खड़े मेल असिस्टेंट पर जाती है। उसकी आंखों में लगातार बढ़ती दुश्मनी देखकर मुझे सब समझ आ जाता है। वो मेरी मदद नहीं
नहीं करना चाहती थी, वो बस उस सुख का आनंद ले रही थी जो किसी गिरे हुए इंसान को बचाने में मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी मैं उसकी गरीबी देखकर अपनी श्रेष्ठता महसूस करता था। अब हमारी जगहें बदल चुकी थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मुझसे ज्यादा हाइपोक्रेट थी। वो अपनी श्रेष्ठता को दया के लिबास में छुपा रही थी, जिस पर मैं बिना किसी भावना के जवाब देता हूँ, जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी जम जाती है। ये फैन, जिद मत करो, मैं जानती हूँ कि पहले तुम कैसी जिंदगी जीते थे, लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। इस बार मेरी आवाज में साफ अधीरता होती है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, जिस पर आखिरकार वो भी आगे जोर नहीं देती। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई देती है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं मजबूर नहीं करूंगी, ये कहकर वो मुड़ जाती है। और ठीक उसी पल उसके पीछे खड़ा मेल असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ता है, फिर बड़े केयरफुल अंदाज में उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देता है, जिस पर चूक्यूची भी स्वाभाविक तरीके से उसकी तरफ झुक जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान ऐसी होती है जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि उनका रिश्ता सिर्फ बॉस और असिस्टेंट वाला नहीं है। और ठीक उसी समय मैं आराम से अपना फोन निकालता हूँ, फिर उनकी तरफ कैमरा करके एक फोटो क्लिक कर देता हूँ। फोटो बिल्कुल क्लियर आती है। मेल असिस्टेंट का हाथ लगभग उसकी कमर पर रखा हुआ था और चू क्यूची के चेहरे की मुस्कान भी किसी आम कर्मचारी के लिए नहीं लग रही थी, जिस पर मैं फोन उठाकर उनकी तरफ हल्का सा वेव करता हूँ, फिर आराम से इंटरनेट खोलता हूँ। करीब 2.5 मिनट के अंदर उसके हस्बैंड का पब्लिक ईमेल एड्रेस ढूंढ लेता हूँ और बिना 1 सेकंड गनवाए वो फोटो उसे सेंड कर देता हूँ। यह सब खत्म करने के बाद मैं फोटो और चैट हिस्ट्री दोनों डिलीट कर देता हूँ, जिस पर मेरा मूड पहले से काफी हल्का हो जाता है। शेन युवेई चुपचाप लंच खत्म करती है और इसके साथ ही मेरा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर मैं कैश काउंटर के पास खड़ा होकर सोचने लगता हूँ कि इस 1 मिलियन युआन का इस्तेमाल कैसे करना है। अकाउंट में दिख रहे नंबर इतने साफ नजर आते हैं कि लगभग आंखों को चुभने लगते हैं। आखिर कितने समय बाद मैंने इतनी बड़ी रकम देखी है। कम से कम अब हमारी जिंदगी को हर दिन पैसों के लिए जूझना नहीं पड़ेगा और शेन युवेई का वह नया इक्विपमेंट भी खरीदा जा सकेगा जिसकी वह काफी समय से इच्छा रखती है। यह सोचकर मैं और भी खुश हो जाता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि 1 मिलियन युआन इतने काम आ सकता है। तभी शॉप के दरवाजे पर लगी घंटी की ठंडी सी आवाज गूंजती है, जिस पर एक साफ लेकिन जानबूझकर कमजोर बनाई गई आवाज मेरी सोच को बीच में ही रोक देती है। शाओफैन, मैं जैसे ही मुड़कर देखता हूँ, सामने जियांग ली खड़ी नजर आती है। आज तो पुराने जान पहचान वाले लोग काफी ज्यादा आने लगे हैं। अगर मुझे सही याद है तो उसके बदकिस्मत पति यांग योंगहाओ की मौत को अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। क्या बात है। मैं कैश काउंटर से टिक कर खड़ा रहता हूँ, जबकि मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, जिस पर वह अपने होंठ काटती है और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगती हैं। उसका वह कुछ कहना चाहकर भी न कहने वाला एक्सप्रेशन मुझे अंदर से घिन दिलाने लगता है। जियांग ली हल्की सी दुख भरी आवाज में कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, जिस पर मैं लगभग हंस पड़ता हूँ। मिस जियांग, इस बार कौन सा ड्रामा करने आई हो? यह सुनते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। ये फैन, मुझे पता है कि पहले मैं बहुत बेवकूफ थी। मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। मुझे लगता था कि मुझे वही प्यार पसंद है जिसमें जुनून और पागलपन हो, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि मुझे असल में सिर्फ एक शांत और खुशहाल घर चाहिए। उसकी आवाज बेहद ईमानदार लगती है और उसकी आंखों में गहरा प्यार दिखाई देता है। फिर वह सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। ये फैन, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मुझे तुम्हारी मौजूदा हालत के बारे में पता है। मेरी बहन ने सच में हद पार कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। उसकी आवाज में दया और एहसान दोनों साफ सुनाई देते हैं। ओह, तो अब फिर वही पुराना बैड गर्ल टर्न्स बैक वाला ड्रामा शुरू हो गया है। लेकिन 1 मिनट, मैं और तुम आखिर शुरू कब हुए थे? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने की इच्छा रोकता हूँ, जिस पर मेरा दिमाग कुछ साल पीछे चला जाता है। उस समय यांग योंगहाओ सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट था। उसकी और जियांग ली की शादी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। वेडिंग के दौरान वह रोते हुए कहता है कि जियांग ली उसकी जिंदगी की रोशनी है और उसकी सबसे बड़ी खुशी है, जिसे वह हर कीमत पर अपने पास रखना चाहता है। उस वक्त मैं स्टेज के नीचे खड़ा होकर उस बेवकूफ लड़के को देख रहा था, जो इमोशन में पूरी तरह डूब चुका था, जिसे देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, भाई तू तो गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शादी के 2 साल पूरे होने से पहले ही जियांग ली उस रिश्ते से ऊब जाती है। जब शादी का रोमांच खत्म होकर रोजमर्रा की जिंदगी में बदल जाता है, तब उसे सब कुछ बोरिंग लगने लगता है और फिर सही समय पर एक ग्रीन टी बॉय उसकी जिंदगी में आ जाता है। लेकिन किस्मत से वह गरीब लड़का इतना भी कमजोर नहीं था। उसके पास जियांग ली के खिलाफ सबूत थे। वह अपने लिए इंसाफ चाहता था और फिर उसकी मौत हो गई। दुनिया में इतनी अजीब कोइंसिडेंस भला कहाँ होती है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे उसकी उस फॉर्मर सिस्टर इन लॉ का ही हाथ रहा होगा। मैं अपनी सोच से बाहर आता हूँ और सामने खड़ी जियांग ली को देखता हूँ, जो अब भी प्यार का ड्रामा किए जा रही है, जिस पर मेरे होंठों की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। जियांग ली, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सारे आदमी बेवकूफ हैं? यह सुनते ही उसका चेहरा अचानक जम जाता है। फिर मैं आराम से बोलना जारी रखता हूँ।
तुम्हारे पति का फ्यूनरल काफी भव्य तरीके से हुआ था, मैंने न्यूज में देखा था। तुम इतनी बुरी तरह रो रही थी कि जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। लेकिन अफसोस, अगर उस रात मैंने होटल के बाहर तुम्हें एक हैंडसम लड़के का हाथ पकड़कर एलिवेटर में जाते हुए नहीं देखा होता तो शायद मैं भी यकीन कर लेता। यह सुनते ही उसके चेहरे का सारा खून उड़ जाता है। और वह हैंडसम लड़का भी ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रह पाया था, है ना? आखिर वह भी कूद गया था। तुम थकती नहीं हो क्या? मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और उसकी कांपती हुई आंखों में सीधे देखता हूँ। हर दिन मास्क पहनकर एक्टिंग करती रहती हो, तुम्हें खुद से घिन नहीं आती? मेरी बात सुनकर वह लगातार पीछे हटने लगती है और आखिर में जाकर दरवाजे के फ्रेम से टकरा जाती है। उसका पूरा शरीर पतझड़ के पत्ते की तरह कांपने लगता है। तो तुम झूठ बोल रहे हो, वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जवाब देती है, लेकिन उसकी आवाज पहले ही टूट चुकी होती है। मैं उससे और बहस करने की जरूरत नहीं समझता। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती कि वह मुझसे बदला लेगी, क्योंकि एक इंसान जो सालों से खुद को पवित्र और मासूम महिला के रूप में पेश करता आया हो, वह इतनी आसानी से अपना कैरेक्टर नहीं तोड़ सकता। उसके लिए उसका बनाया हुआ इमेज उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी है। वह मास्क उसने इतने लंबे समय तक पहना है कि अब वह उसके चेहरे का हिस्सा बन चुका है। निकल जाओ। मेरी बात सुनते ही वह ऐसे भागती है मानो उसे माफी मिल गई हो, जिस पर वह लड़खड़ाते हुए शॉप से बाहर निकल जाती है और पीछे से उसका हाल बेहद दयनीय नजर आता है। इसके बाद दुकान में आखिरकार फिर से शांति लौट आती है। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। ऐसा लगता है जैसे पिछले पूरे साल की बदकिस्मती आखिरकार निकल गई हो। तभी सीढ़ियों से हल्के कदमों की आवाज आती है। शेन युई हाथ में अभी अभी बनाया हुआ एक स्वीट डिश लेकर नीचे आती है। फिर वह मेरे सामने आकर कटोरा बढ़ा देती है। उसकी आंखें जैसे पूछ रही होती हैं कि अभी क्या हुआ था। मैं सिर हिलाकर इशारा करता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, जिस पर वह साइन लैंग्वेज में पूछती है, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे। उसकी साफ और मासूम आंखों को देखकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। फिर कटोरा नीचे रखकर अपनी अनाड़ी साइन लैंग्वेज में जवाब देता हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी बात समझते ही उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल जाती है। खिड़की से आती धूप हम दोनों पर पड़ती है। वह गर्माहट इतनी सुकून देने वाली होती है कि कुछ पल के लिए बाकी दुनिया जैसे गायब हो जाती है। उस दिन के बाद मैं अपर क्लास सोसाइटी के उन लोगों की किसी भी बात की परवाह करना बंद कर देता हूँ और उनसे अपना हर कनेक्शन भी खत्म कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ शेन युई के साथ एक छोटी सी शॉप में एक शांत जिंदगी जीना चाहता हूँ। हर सुबह 5 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले उठता हूँ, नीचे आकर सफाई करता हूँ और ब्रेड का पहला बैच तैयार करता हूँ। जब वह नींद भरी आंखों के साथ नीचे आती है तब किचन पहले से ही व्हीट की खुशबू से भर चुका होता है और गर्म पानी भी तैयार रहता है। वह हमेशा सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग का साइन देती है, फिर आराम से एप्रन बांधकर आज के डेजर्ट तैयार करने लगती है। हम दोनों ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन बेहतर होती जाती है। कभी कभी बिजी टाइम में उसके माथे पर पसीना आ जाता है, जिस पर मैं उसे एक ग्लास आइस वाटर दे देता हूँ। जब वह ग्लास लेती है तो उसकी उंगलियां कभी कभी मेरे हाथों को हल्के से छू जाती हैं। वह एहसास ठंडा, नरम और अजीब तरह से सुकून देने वाला होता है। धीरे धीरे मैं उसकी हर छोटी आदत पर ध्यान देने लगता हूँ और वह भी पहले की तरह मेरी बातों को लेकर झिझकती नहीं है। समय इसी तरह भरपूर और शांत तरीके से गुजरता रहता है। दिन में हम दोनों मिलकर शॉप संभालते हैं और रात में वह मुझे और मुश्किल डेजर्ट्स बनाना सिखाती है। कई बार तो पूरी शाम गुजर जाती है, लेकिन हमें पेपर या पेन की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी हम एक दूसरे से पूरी बातचीत कर लेते हैं। यह आपसी समझ मुझे एक अजीब सा सुकून देने लगती है, जिस पर मैं एक बात को लेकर गंभीरता से सोचने लगता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं कभी प्यार पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगने लगता है कि कुछ लोग शायद जन्म से ही एक दूसरे के लिए बने होते हैं। मैं बस इतना चाहता था कि मैं हमेशा इसी तरह उसके साथ रह सकूं। और फिर 3 महीने बाद मैं अपने दिल की बात उससे कह देता हूँ, या यूं कहूँ कि मैंने उसे मैरिज प्रपोजल दे दिया। उस दिन उसका बर्थडे था, जिस पर मैंने चुपके से बेकरी के अंदर उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया था। रात को जब वह नीचे आती है तब पूरी शॉप मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रही होती है। वह सीढ़ियों के पास खड़ी रह जाती है और हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रख लेती है, जिस पर मैं उसके सामने जाकर एक घुटने पर बैठ जाता हूँ और एक डायमंड रिंग निकालता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मीठी बातें कैसे करनी है, और सच कहूँ तो मुझे बड़े बड़े वादों पर भी कभी भरोसा नहीं रहा। इसलिए मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो? यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू मोतियों की टूटी माला की तरह गिरने लगते हैं। एक एक बूंद जमीन पर टपकती जाती है, जिस पर वह जोर से सिर हिलाती है और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा देती है ताकि मैं उसे रिंग पहना सकूं। रिंग थोड़ी बड़ी थी क्योंकि उसके हाथ बहुत पतले थे, लेकिन फिर भी वह अपनी उंगलियां कसकर बंद कर लेती है ताकि रिंग फिसलकर गिर न जाए। इसके बाद मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ। उसके बालों से आती हल्की सी खुशबू मेरे आसपास फैल जाती है और उसी पल मुझे अचानक एहसास होता है मेरी जिंदगी के पिछले 20 साल शायद सिर्फ इसी मुलाकात की तैयारी थे। हमारी शादी बहुत साधारण तरीके से होती है, कोई बड़ी सेरेमनी नहीं होती। सिर्फ पड़ोसी, कुछ करीबी दोस्त और कुछ पुराने क्लासमेट्स आते हैं जिनसे अब भी कांटेक्ट बना हुआ था। मैं किसी दिखावे या शानो शौकत के पीछे नहीं भागता। मैं बस शेन युई को एक ठीक ठाक वेडिंग देना चाहता था। शादी से एक दिन पहले मैं हेयर कट करवाने जाता हूँ, अपना लुक थोड़ा बेहतर बनाता हूँ और अपने लिए एक अच्छा सूट खरीदता हूँ।
वहीं शेन युवेई की वेडिंग ड्रेस हम दोनों मिलकर चुनते हैं। जब वह ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो मैं कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता हूँ। वह सचमुच चमक रही होती है। मैं मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखता हूँ और अचानक सब कुछ अवास्तविक सा लगने लगता है। क्या इतनी खूबसूरत एंजल जैसी लड़की सच में मेरी होने वाली है? शादी वाले दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। शेन युवेई की ग्रैंडमदर अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही होती हैं, जिस पर वह व्हील चेयर में बैठकर हमारी वेडिंग अटेंड करने आती हैं। वह मेरा हाथ पकड़ती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, बेटा, हमारी युवेई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर मुझे थोड़ी शर्म महसूस होती है। असल में तो वह मेरा ज्यादा ख्याल रखती है। रिंग एक्सचेंज के समय शेन युवेई के हाथ कांप रहे होते हैं, जिस पर मैं उसका हाथ कसकर पकड़ लेता हूँ और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता हूँ, इतना नर्वस मत हो, बस एक प्रोसेस ही तो है। यह सुनते ही वह हंस पड़ती है और उसकी सारी घबराहट गायब हो जाती है। फिर होस्ट पूछता है, ये फैन, क्या आप शेन युवेई को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, मैं स्वीकार करता हूँ। इसके बाद होस्ट शेन युवेई की तरफ मुड़ता है, मिस शेन युवेई, क्या आप ये फैन को अपना पति स्वीकार करती हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, क्या आप हमेशा उनसे प्यार करेंगी और उनका सम्मान करेंगी? शेन युवेई बोल नहीं सकती थी, लेकिन यह सुनते ही वह पूरी ताकत से सिर हिला देती है। फिर वह साइन लैंग्वेज में कुछ कहती है, जिस पर होस्ट थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि अब क्या करे। मैं मुस्कुराता हूँ और उसकी बात सबको समझाता हूँ। उसने कहा है वह तैयार है। मेरी बात सुनते ही नीचे बैठे सभी लोग जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। फिर किस सेरेमनी की बारी आती है, जिस पर उसका चेहरा लाल सेब की तरह लाल हो जाता है। मैं धीरे से उसके होंठों को चूमता हूँ, इतना हल्का कि जैसे डर हो कहीं उसे दर्द न हो जाए। इसके बाद मैं उसके कान के पास जाकर फुसफुसाता हूँ, मिसेज ये, आगे भी मुझे बहुत कुछ सिखाना। यह सुनते ही वह मेरे सीने से लग जाती है और इतनी जोर से हंसती है कि उसके कंधे तक कांपने लगते हैं। इसके बाद दोस्त एक एक करके हमें कांग्रेचुलेशंस देने आते हैं। मेरा एक पुराना रूममेट, जो कभी काफी क्लोज फ्रेंड हुआ करता था, मुस्कुराकर कहता है, शाफैन, तुम बदल गए हो। पहले तुम ऐसे दिखते थे जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है, लेकिन अब तुम बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे लगते हो। जिस पर मैं शेन युवेई की तरफ देखता हूँ, जो अपनी ग्रैंडमदर के साथ बात कर रही होती है। फिर मैं मुस्कुरा देता हूँ, शायद इसलिए कि अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसकी मुझे सच में परवाह है। वेडिंग खत्म होने के बाद हम दोनों घर लौट आते हैं। घर पहले जैसा ही था, बस वेडिंग गिफ्ट्स और कुछ ताजे फूल ज्यादा दिखाई दे रहे थे। शेन युवेई वेडिंग ड्रेस उतारकर अपने रोज के होम क्लॉथ्स पहन लेती है और किचन में जाकर मेरे लिए लेट डिनर तैयार करने लगती है। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी बिजी फिगर को देखता रहता हूँ और अचानक मुझे बहुत संतुष्टि महसूस होती है। यही तो वह जिंदगी थी जिसकी मैंने हमेशा चाहत की थी। थोड़ी देर बाद वह खाना लेकर मेरे पास आती है और मुझे खोया हुआ देखकर हाथ हिलाती है, क्या सोच रहे हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, तो तुम्हारे बारे में। यह सुनते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वह हल्के से मेरे कंधे पर मुक्का मार देती है। इसके बाद वह नोटबुक में लिखती है, ये फैन, अब हमारी शादी हो गई है, क्या तुम्हें पछतावा है? मैं बिना सोचे सिर हिला देता हूँ, बिल्कुल नहीं। फिर मैं उससे पूछता हूँ, और तुम्हें? वह भी सिर हिलाती है, नहीं, बस कभी कभी लगता है कि यह सब सपना है। जिस पर मैं उसका गाल हल्के से खींच देता हूँ, अब भी सपना लग रहा है? वह मुझे नाराज नजरों से देखती है, फिर नोटबुक में लिखती है, नहीं, और उसके नीचे 3 शब्द और लिख देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीली रोशनी के नीचे उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं, उसकी पलकों पर नमी चमक रही होती है। मैं उन शब्दों को लगातार देखता रहता हूँ और अचानक मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। यह वैसा एहसास नहीं था जैसा जवानी में किसी खूबसूरत लड़की के कन्फेशन से होता है, न ही वह एहसास था जो पैसा उड़ाने के बाद मिलने वाली झूठी संतुष्टि से आता है। यह कुछ और था, एक मीठा दर्द और उसके भीतर छिपी ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैं उसके हाथ से पेन ले लेता हूँ और नोटबुक बंद कर देता हूँ। फिर जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाकर कहता हूँ, मिसेस ये, रात के समय ऐसी बातें लिखना क्या मुझे सोने नहीं देना चाहती? यह सुनते ही वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर सफाई देने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका होता है। मैं सच कह रही हूँ। उस पल में लंबी सांस लेता हूँ, फिर उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ और अपना सिर उसके मुलायम बालों पर टिका देता हूँ। धीरे धीरे वह भी शांत हो जाती है। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूती रहती हैं और उसी पल मुझे महसूस होता है कि चाहे जियांग फैमिली की दौलत हो, चाहे जियांगशु हो या चुक्यूची, मेरे पास इस समय जो है उसकी कीमत उन सब चीजों से कहीं ज्यादा है। लेकिन किस्मत नाम की चीज भी अजीब होती है। जब इंसान सबसे ज्यादा खुश होता है तभी वह उसके रास्ते में कांटे बिछाने लगती है। शादी के बाद के दिन तंदूर में फूलती हुई ब्रेड की तरह गर्म और खुशियों से भरे होते हैं। हम दोनों हर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और डोग तैयार करते हैं। सुबह 6 बजे क्रॉसॉन्ट का पहला बैच ओवन से बाहर आता है, जिसकी खुशबू पूरी बेकरी में फैल जाती है। शेन युवेई मुझे क्रीम डेकोरेशन करना सिखाती है, लेकिन मेरे हाथ इतने अनाड़ी होते हैं कि क्रीम हर बार बिगड़ जाती है, जिस पर वह कभी नाराज नहीं होती, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे हर स्टेप सिखाती है।
करती है। दोपहर के समय जब कस्टमर्स कम होते हैं तब वह अक्सर कैश काउंटर पर सिर रखकर थोड़ी देर सो जाती है। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर छोटे छोटे सुनहरे निशान बना देती है और मैं चुपचाप उसे देखता रहता हूँ। कई बार तो उसे देखते देखते सोच में डूब जाता हूँ, आखिर यह लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है, जैसे इस गंदी दुनिया की कोई भी बुराई उसे छू ही ना पाई हो। लेकिन दुनिया की गंदगी हमेशा मौका तलाशती रहती है। और फिर एक बरसाती रात जब शॉप बंद होने ही वाली होती है तभी कुछ नशे में धुत आदमी दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस आते हैं और सबसे आगे चलता हुआ आदमी पास के इलाके का एक लोकल गैंग लीडर होता है। उस आदमी का नाम क्वांगे था। वह पहले भी यहाँ प्रोटेक्शन फी वसूलने आया था, लेकिन उस समय मैंने उसे झाड़ू लेकर दुकान से बाहर भगा दिया था और अब वह फिर से वापस आ गया था। उसके पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही थी, जिस पर आते ही वह दरवाजे के पास रखा फ्लावर पॉट एक लात मारकर गिरा देता है। फिर ऊंची आवाज में चिल्लाता है, अरे वो गूंगी लड़की, बाहर निकल। उस समय शेन यूवेई अकाउंट्स चेक कर रही होती है। अचानक इतना शोर सुनकर वह घबरा जाती है और मेरी तरफ देखने लगती है, जिस पर मैं तुरंत उसे अपने पीछे कर देता हूँ और पास रखा रोलिंग पिन उठा लेता हूँ। क्वियांगे मेरी तरफ देखकर हंसता है। उसके पीले दांत साफ नजर आ रहे होते हैं। ये फैमिली का यंग मास्टर खुद को बड़ा आदमी समझने लगा है क्या? सुना है तूने अभी अभी एक गूंगी बीवी से शादी की है, हम लोग तो बस वेडिंग वाइन पीने आए हैं। यह सुनते ही उसके पीछे खड़े गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी नजरें लगातार शेन यूवेई के ऊपर टिकी रहती हैं, जिसे देखकर मुझे घिन आने लगती है। मैं रोलिंग पिन को इतनी जोर से पकड़ लेता हूँ कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। काफी जिद्दी लगता है तू। चांगे एक कदम और आगे बढ़ता है। उसके मुंह से आती शराब की बदबू सीधे मेरे चेहरे पर पड़ती है। लगता है अब तू ये शॉप नहीं चलाना चाहता। तभी अचानक शेन यूवेई मेरे पीछे से बाहर आती है। उसके हाथ में अभी अभी बने कुकीज का एक बॉक्स होता है। वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है और साइन लैंग्वेज से उन्हें ऑफर करती है कि वे कुकीज खा लें। उसे ऐसा करते देखकर मेरा दिल जैसे सुई से चुभ जाता है। यह बेवकूफ लड़की हमेशा यही सोचती है कि दयालुता से हर बुराई खत्म की जा सकती है, लेकिन अगले ही पल क्वांगे कुकीज वाला बॉक्स झटक कर जमीन पर गिरा देता है। कौन खाएगा ये बकवास? कुकीज जमीन पर टूटकर बिखर जाती हैं और फिर वह शेन यूवेई का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर मैं पूरी तरह भड़क उठता हूँ। मैं सीधे रोलिंग पिन उसकी तरफ घुमा देता हूँ। इसके बाद वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। मुझे खुद नहीं पता कि उस दौरान मुझे कितने पंच पड़े। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं पूरी ताकत से शेन यूवेई को अपने पीछे छिपाकर उसकी रक्षा कर रहा था। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर सारे गुंडे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। शेन यूवेई कांपते हुए मेरे पास आती है। वह मेरे होंठ के कोने पर लगे खून को छूती है और फिर उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। मैं उसके चेहरे से आंसू पोंछता हूँ और मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ। अरे रो क्यों रही हो? तुम्हारा आदमी अभी मरा नहीं है। यह सुनते ही वह और भी ज्यादा रोने लगती है। पूरा शरीर सिकुड़कर मेरी बाहों में छिप जाता है, जैसे कोई डरा हुआ छोटा जानवर। उस रात वह पूरी रात मेरा हाथ पकड़कर सोती है। मैं जरा सा भी हिलता हूँ तो वह तुरंत घबरा कर जाग जाती है, जिस पर मैं उसकी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स देखता हूँ और पहली बार मेरे अंदर देर से पैदा हुआ डर जागता है। अगर आज मैं उसे बचा नहीं पाता तो अगले दिन मैं ओल्ड मार्केट से एक सॉलिड स्टील रॉड खरीद कर लाता हूँ, फिर उसे कैश काउंटर के नीचे रख देता हूँ। शेन यूवेई उसे देखकर पहले रॉड को देखती है, फिर मुझे, और धीरे से सिर हिला देती है, जिस पर मैं साइन लैंग्वेज में समझाता हूँ यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, उम्मीद है कभी इस्तेमाल न करना पड़े। वह सिर झुकाती है और नोटबुक में लिखती है, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, जिस पर मैं उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ। मुझे तो इससे भी ज्यादा डर है कि तुम्हें चोट लग जाए, क्योंकि अब मेरी दुनिया में सिर्फ तुम ही बची हो। यह सुनते ही वह मेरी तरफ देखती है। उसकी नम आंखें धीरे से झपकती हैं और फिर वह हल्के से सिर हिला देती है, लेकिन हमारी शांत जिंदगी ज्यादा समय तक शांत नहीं रह पाती। कुछ दिनों बाद जियांगली फिर से लौट आती है। इस बार वह शॉप के अंदर नहीं आती, बल्कि अपनी चमकदार रेड स्पोर्ट्स कार सड़क किनारे रोककर बैठी रहती है। उसके सनग्लासेस उसके आधे चेहरे को ढक रहे होते हैं। फिर वह हाथ हिलाकर मुझे बुलाती है। मैं उस समय फ्लावर बैग्स उठा रहा होता हूँ, जिस पर मैं उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन वह खुद कार से उतरकर दरवाजे के पास आ जाती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हारी पत्नी को पता है कि तुमने जो क्यू की मदद कैसे की थी? यह सुनते ही मेरा हाथ रुक जाता है। फ्लावर बैग जोर से जमीन पर गिरता है और सफेद आटा हवा में उड़ने लगता है। शोर सुनकर शेन यूवेई भी तुरंत शॉप से बाहर आ जाती है। वह उलझन भरी नजरों से हम दोनों को देखती है। जियांगली सनग्लासेस उतारती है, फिर उसकी नजर शेन यूवेई पर पड़ती है। उसकी आंखों में साफ साफ दया और तिरस्कार दिखाई देता है। सच में बेचारी हो तुम, एक ऐसे बेकार आदमी के साथ जिंदगी बिता रही हो जो ढंग की वेडिंग तक नहीं कर पाया। यह सुनते ही मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं, हाथों की नसें उभर आती हैं। चुप हो जाओ, मैं दबी हुई आवाज में कहता हूँ, लेकिन जियांगली हंसने लगती है। क्यों, डर गए क्या? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। जब स्कूल ब्यूटी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती थी तब तो तुम उसके दर्द का मजा लेते थे। अब अचानक इतना सच्चा प्यार दिखाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? शेन यूवेई शायद उसकी बात नहीं समझती, लेकिन माहौल में फैला तनाव जरूर महसूस कर लेती है। वह धीरे से मेरा कपड़ा पकड़ती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, अपने गुस्से को दबाता हूँ, फिर साइन लैंग्वेज में उसे समझाता हूँ, कुछ नहीं हुआ, तुम अंदर चली जाओ। लेकिन शेन यूवेई हिलती तक नहीं। तभी जियांगली अचानक अपना फोन निकालती है और एक रिकॉर्डिंग चला देती है। उस
रिकॉर्डिंग में चू चू की आवाज गूंजती है। वह रोते हुए कह रही होती है, मैं अपना पूरा दिल तुम्हें दे सकती हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ, बस तुम मुझसे एक वादा कर लो। और फिर मेरी आवाज सुनाई देती है, मैं कोई चैरिटी करने वाला इंसान नहीं हूँ। यह सुनते ही शेन युवेई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह पहले मुझे देखती है, फिर जियांगली को। उसके होंठ कांप रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। जियांगली संतुष्ट होकर फोन बंद कर देती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी कोई संत है? इसने चूक्यू की मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे दूसरों की बदहाली देखने में मजा आता है। और तुम्हारी मदद भी शायद बस इसके मूड की वजह से हुई होगी। बस इसके बाद मैं अपना आपा खो देता हूँ। मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ और उसका फोन छीनने की कोशिश करता हूँ, जिस पर जियांगली चीखती है और तुरंत कार में बैठकर डोर लॉक कर लेती है। अगले ही पल स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है और पीछे सिर्फ मैं और शेन युवेई खड़े रह जाते हैं। चारों तरफ उड़ते हुए आटे की धूल फैली हुई होती है। शेन युवेई सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वह अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है और उसका वह एक कदम मेरे दिल में चाकू की तरह उतर जाता है। उस रात शॉप बंद होने के बाद पूरे घर में भारी सन्नाटा छाया रहता है। शेन युवेई मेरी तरफ पीट करके बिस्तर ठीक कर रही होती है। वह मेरी तरफ देखने तक को तैयार नहीं होती, जिस पर मैं उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा देता हूँ। क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? शेन युवेई अपने होंठ काट लेती है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं। फिर वह नोटबुक में लिखती है, क्या उसने जो कहा वह सच है? मैं कुछ पल चुप रहता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ, हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसके बाद मैं उसे सालों पुरानी सारी बातें बताता हूँ। कैसे मैंने चूक्यू को रिजेक्ट किया था, कैसे वह कॉन्ट्रैक्ट बना था और उस समय क्या क्या हुआ था। मैं पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए उसे बता देता हूँ। फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, युवेई, मैं मानता हूँ कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने कभी खुद को तुम्हारा मालिक या तुम्हारा उपकार करने वाला नहीं समझा। वह काफी देर तक कुछ नहीं कहती, इतनी देर तक कि मुझे लगने लगता है कि शायद उसने मुझसे उम्मीद छोड़ दी है। फिर आखिरकार वह धीरे धीरे साइन लैंग्वेज में एक बात कहती है, मुझे डर लगता है। मैं तुरंत पूछता हूँ, किस बात से? उसकी उंगलियां कांपती हैं। मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें मैं बोरिंग लगने लगूंगी और फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही मेरा सीना कस जाता है। मैं उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता हूँ। पागल लड़की, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। उस रात हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं, बिल्कुल दो घायल जानवरों की तरह जो एक दूसरे के घावों को सहला रहे हों। लेकिन जियांगली के शब्द शेन युवेई के दिल में कांटे की तरह चुभ जाते हैं। इसके बाद वह पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर मैं सिर्फ 10 मिनट भी लेट हो जाऊं तो वह बेचैन होने लगती है। अगर कोई फीमेल कस्टमर मुझसे 2 बातें ज्यादा कर ले तो वह चुपचाप वहां से हट जाती है। मैं यह सब नोटिस करता हूँ, लेकिन चाहे जितना सोचूं मुझे समझ नहीं आता कि उसके दिल का यह डर आखिर कैसे दूर करूं। फिर एक देर रात मेरी अचानक आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि बगल वाली जगह खाली पड़ी है, जिस पर मैं बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि शेन हुवी बालकनी के कोने में खुद को समेटे बैठी है और चांदनी के नीचे चुपचाप आंसू बहा रही है। यह देखकर मैं उसके पास जाता हूँ और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ, जिस पर उसका शरीर पहले एकदम सख्त हो जाता है, लेकिन अगले ही पल ढीला पड़ जाता है और वह अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लेती है। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, शेन हुवी, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? जिसके बाद मैं उसे अपने पिता और माँ के बारे में बताता हूँ, अपने बड़े भाई और जियांग शू के बारे में बताता हूँ, उस चमकदार दुनिया के पीछे छिपी सड़ांध के बारे में बताता हूँ। और फिर कहता हूँ कि पहले मैं कभी किसी भावना पर भरोसा नहीं करता था। मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ फायदे का सौदा है, लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे फील करवाया है कि इस दुनिया में अभी भी थोड़ी ह्यूमैनिटी बाकी है। चांदनी के नीचे उसकी आंखें पानी में डूबे काले क्रिस्टल की तरह चमक रही होती हैं, जिस पर वह अपना हाथ उठाती है और धीरे धीरे मेरी भौहों को छूती है, फिर मेरी आंखों को, मेरी नाक तारी को, और आखिर में मेरे होंठों पर उसकी उंगलियां रुक जाती हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे मेरे करीब आती है और मुझे एक बेहद हल्का किस देती है। वह किस किसी भी तरह की चाहत या लालसा से भरा नहीं होता, बल्कि पहली बर्फ की तरह मासूम और साफ होता है, जो सीधे दिल में उतर जाता है, जिस पर मैं कुछ पल के लिए ठहर जाता हूँ और फिर उसके किस का जवाब देता हूँ। उस किस के दौरान मेरे अंदर कुछ चुपचाप टूटकर बिखर जाता है। वह कांटा जिसे जियांगली ने सालों पहले मेरे दिल में चुभोया था, आखिरकार बिना आवाज किए निकल जाता है। इसके बाद हमारी जिंदगी फिर से शांत होने लगती है, लेकिन अंधेरे में छिपे तूफान अभी भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक दोपहर बेकरी में एक ऐसा मेहमान आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। वह जियांग शू होती है। 5 साल बीत चुके होते हैं। अब वह पहले से ज्यादा भारी और गंभीर दिखाई देती है। उसने एक महंगा कस्टम आउटफिट पहन रखा होता है जो इस छोटी सी बेकरी के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाता। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होता। वह अकेली आई होती है। जैसे ही उसकी नजर शेन हुवी पर पड़ती है, उसकी आंखों में शेन फैमिली वाली ठंडी और निर्दयी चमक दिखाई देने लगती है। फिर वह कहती है, तो यही जिंदगी तुमने चुनी है? ऐसी जगह पर रहकर एक ऐसे आदमी के साथ फैमिली गेम खेल रही हो? ये सुनकर मैं तुरंत शेन हुवी को अपने पीछे कर लेता
हूँ और कहता हूँ, जो कहना है सीधे कहो। जिस पर जियांग शू आराम से कुर्सी खींचकर बैठ जाती है और कहती है, ये फैन, तुम अभी भी इतने भोले हो। यह सुनते ही शेन हुवी अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। फिर जियांग शू अपना हैंडबैग खोलती है और उसमें से एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीर निकालकर हमारे सामने रख देती है। तस्वीर में एक जवान आदमी और एक जवान औरत दिखाई दे रहे होते हैं। उस आदमी की आंखें और भौहें काफी हद तक शेन हुवी जैसी लगती हैं। औरत अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को लिए होती है। फिर जियांग शू ठंडी आवाज में कहती है, नानी ने तुम्हें कभी नहीं बताया है ना, तुम्हारे माता पिता बीमारी से नहीं मरे थे, उन्हें एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया था। यह सुनकर शेन हुवी की सांस जैसे रुक जाती है। फिर जियांग शू आगे कहती है, उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार आदमी दिएब दाओ था, ये फैन का पिता। उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। यह सुनते ही पूरे कमरे की हवा जम जाती है। मेरे कानों में तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है और मैं लगभग अपना संतुलन खो देता हूँ। शेन हुई तस्वीर को घूरती रह जाती है। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका होता है। जिस पर जियांग शू खड़ी हो जाती है और ऊपर से हमें देखते हुए कहती है, ये फैन, तुम्हारे पिता ने उसके माता पिता को मार दिया और अब तुम उसी लड़की से प्यार का नाटक करके उससे शादी कर चुके हो। कितना मजाकिया है ना। यह सुनकर मैं कांपती आवाज में चिल्लाता हूँ, चुप हो जाओ। लेकिन जियांग शू रुकती नहीं। वह शेन हुवी के करीब झुकती है और उसके कान में फुसफुसाकर कहती है, छोटी बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह आदमी सिर्फ अपने अपराध बोध की वजह से तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनता है? इतना कहकर वह मुड़ती है और वहां से चली जाती है जैसे वह कभी आई ही न हो। लेकिन उसके जाते ही पूरे बेकरी में मौत जैसा सन्नाटा फैल जाता है। शेन हुवी वहीं खड़ी रह जाती है जैसे उसकी आत्मा उससे छीन ली गई हो। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह बिजली छू जाने की तरह पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन और अजनबियत बची होती है। मैं घबराकर कहता हूँ, हुवी, मेरी बात सुनो, मुझे सब समझाने दो। लेकिन वह मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे जोर से धक्का देती है और सीढ़ियों की तरफ भाग जाती है। अगले ही पल ऊपर अटेक रूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ और लगातार दरवाजा पीटता रहता हूँ, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। काफी देर बाद दरवाजे के नीचे से एक कागज बाहर सरकता है जिस पर कांपते हुए अक्षरों में सिर्फ इतना लिखा होता है, मुझे अकेला छोड़ दो। उस रात मैं दरवाजे के बाहर ही बैठा रहता हूँ। सुबह होने तक अंदर से एक भी आवाज नहीं आती, लेकिन मुझे पता होता है कि वह भी नहीं सो रही। दूसरे दिन शेन हुवी नीचे नहीं आती, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है। न कुछ खाती है, न कुछ पीती है। जियांग शू का छोड़ा हुआ वह सच हमारे छोटे से संसार को लगभग पूरी तरह तबाह कर देता है। इन दिनों मैं एक घायल जानवर की तरह बेकरी में चक्कर काटता रहता हूँ। हर तरफ बिखरा हुआ आटा पड़ा होता है। ओवन में कई दिन पुराने जले हुए केक्स पड़े रहते हैं और हवा में निराशा की खट्टी गंध तैर रही होती है। कई बार मेरा मन करता है कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊं, लेकिन हर बार नीचे से सरक कर आने वाले उसके नोट्स को देखकर मेरा हाथ रुक जाता है। उन नोट्स की लिखावट हर दिन और ज्यादा बिखरती जा रही होती है, जिस पर मैं डर जाता हूँ कि कहीं मेरी मौजूदगी ही उसकी आखिरी उम्मीद न तोड़ दे। यह बेबसी मुझे उस समय से भी ज्यादा तोड़ रही होती है जब मेरा परिवार बिखर गया था। तब मैं गुस्सा कर सकता था, लोगों को कोस सकता था, सब छोड़कर कहीं दूर जा सकता था, लेकिन अब मेरे पास गुस्सा करने का भी कोई हक नहीं बचा होता, क्योंकि मेरी रगों में उसी आदमी का खून बह रहा होता है जिसने उसके माता पिता की जान ली थी। और जियांग शू ने मेरी सबसे कमजोर जगह पर वार किया था, एक ऐसा अटैक जिसने मुझे पूरी तरह गिरा दिया। फिर पांचवी रात देर से ऊपर अटिक से दबे हुए रोने की आवाज आती है और उसके साथ किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही मेरा दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। मैं बिना एक पल गनबाय बैकअप के निकालता हूँ और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता हूँ। अंदर शेन हुवी बिस्तर के पास जमीन पर गिरी पड़ी होती है। उसका चेहरा राख जैसा फीका हो चुका होता है, होंठ फटे हुए होते हैं और उसके पास एक उल्टा पड़ा पानी का गिलास दिखाई देता है। शायद वह पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी। कई दिनों से कुछ न खाने और न पीने की वजह से उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका होता है। यह देखकर मैं तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। उसका शरीर इतना हल्का लग रहा होता है जैसे किसी पंख को उठा रहा हूँ, जैसे वह किसी भी पल गायब हो सकती है। मैं घबरा कर उसके चेहरे को थपथपाता हूँ। मेरी आवाज कांप रही होती है। फिर उसकी पलकों में हल्की हरकत होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन उसकी नजरों में कोई फोकस नहीं होता। उस पल मुझे सच में डर लगने लगता है। डर कि कहीं मैं उसे हमेशा के लिए न खो दूं, डर कि कहीं मुझे माफी मांगने का मौका भी न मिले। जिस पर मैं पागलों की तरह नीचे भागता हूँ, जल्दी से पोरिज गर्म करता हूँ, गुनगुना पानी तैयार करता हूँ, फिर वापस ऊपर आकर धीरे धीरे उसके होंठ खोलता हूँ और छोटी स्पून से उसे थोड़ा थोड़ा खिलाने लगता हूँ। वह मशीन की तरह सब निगलती जाती है, लेकिन उसकी आंखें अब भी खाली रहती हैं। आधा कटोरा खत्म होने के बाद मैं गर्म पानी और तौलिया लाता हूँ, फिर उसके चेहरे, हाथों और पैरों को धीरे धीरे साफ करता हूँ। पूरे समय वह एक डॉल की तरह चुप पड़ी रहती है। सिर्फ कभी कभी उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहते हैं जो
मुझे साबित कर रहे होते हैं कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद मैं उसे कंबल उठाता हूँ और उसके बगल में लेट जाता हूँ। कंबल के ऊपर से उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता हूँ, लेकिन मैं सोने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर होता है कि अगर मैंने आंखें बंद की तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। फिर मैं उसके कान के पास झुककर फुसफुसाता हूँ, शेनहुवी, तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, मुझे दोष दे सकती हो, जो सजा देना चाहो दे सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी आवाज भर्रा जाती है, तुम मर नहीं सकती, मैं मर चुकी हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ, DFA, मुझे नहीं पता अब क्या करना चाहिए। मैंने पिछले 20 सालों से ज्यादा की जिंदगी में बहुत से घटिया काम किए हैं, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं रखी। मेरे पिता ने जो गुनाह किए उनका दोष मैं मानता हूँ। अगर मुझसे नफरत करने से तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है तो तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। यह कहते हुए मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देता हूँ, लेकिन तुम खुद को इस तरह सजा नहीं दे सकती। अपनी जिंदगी खत्म करके तुम मुझे नहीं बल्कि खुद को सजा दे रही हो। तुम्हारी दादी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें बड़ा करने में। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला कि तुम इस तरह सब खत्म कर दो। फिर मैं कहता हूँ, तुम्हें वो क्रोआसन याद है जो तुमने मुझे दिया था? वो सबसे कड़वी लेकिन सबसे मीठी चीज थी जो मैंने कभी खाई। कड़वी इसलिए क्योंकि उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, और मीठी इसलिए क्योंकि उसमें तुम थी। इस बेकरी का नाम वीक्वांग है क्योंकि इसकी रोशनी तुमने जलाई थी। अगर तुम नहीं रही तो ये रोशनी भी बुझ जाएगी और फिर मेरी पूरी दुनिया सच में अंधेरे में डूब जाएगी। मैं पता नहीं कितनी देर तक बोलता रहा, जिस पर मेरा गला पूरी तरह सूख गया और दर्द करने लगा, लेकिन मेरी बाहों में मौजूद तुम्हारा शरीर अभी भी बर्फ जैसा ठंडा था। फिर भी तुम्हारी सांसें पहले से थोड़ी स्थिर होती नजर आईं। अगली सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए उठने वाला होता हूँ, तभी एक ठंडा हाथ मुझे पकड़कर रोक लेता है, जिस पर मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखता हूँ और तुम्हारी आंखों से नजरें मिल जाती हैं। आंखें अभी भी लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन उनके अंदर हल्की सी चमक वापस लौटती दिखती है। तुम मुझे देखती हो, तुम्हारे होंठ हल्के से हिलते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। हालांकि मैं समझ जाता हूँ कि तुम पानी मांग रही हो। यह देखकर मैं लगभग भागते हुए पानी लेने चला जाता हूँ। मेरे हाथ इतने कांप रहे होते हैं कि आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ घूंट पानी पिलाता हूँ, जिस पर तुम मेरे सीने से लगकर आंखें बंद कर लेती हो। तुम्हारी आंखों के किनारे से आंसू फिर गिरते हैं, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसी निराशा नहीं होती। उनमें सिर्फ थकान और कमजोरी नजर आती है। यह देखकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागती है, क्योंकि आखिरकार तुमने मुझे अपने करीब आने की इजाजत दे दी थी। यह एहसास मुझे खुशी से रुला देने के लिए काफी था। इसके बाद कई दिन धीरे धीरे बीतते हैं। थामहुवी का शरीर तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन उसके दिल के घाव अभी भी वैसे ही बने रहते हैं। वह पहले से भी ज्यादा शांत हो जाती है, लगभग हर समय चुप रहती है। वह पहले की तरह मेरे साथ बेकरी संभालती है, लेकिन उसकी हर हरकत बहुत धीमी होती है। कई बार वह आटे की ट्रे को बस खाली नजरों से देखती रहती है। रात में भी अक्सर अचानक जाग जाती है। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा होता है, जिस पर मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और उसके सीने में बेकाबू धड़कते दिल को फील कर सकता हूँ। लेकिन अब वह मुझसे नोटबुक के जरिए भी बात नहीं करती। कभी कुछ कहना होता है तो सिर्फ छोटे मोटे इशारों से समझा देती है। मैं जानता हूँ कि जियांगशु के शब्द अभी भी उसके दिल में जहर की तरह धंसे हुए हैं। वही शब्द उसकी सारी उम्मीद और हमारे रिश्ते पर उसके भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। वह अनजाने में मुझसे दूरी बनाने लगती है। जब मैं उसे खाना परोसता हूँ तो वह कुछ पल के लिए रुक जाती है और फिर धीरे से खाना लेती है। रात को जब मैं उसे गले लगाकर सोना चाहता हूँ तो वह चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ जाती है। यह दूरी किसी झगड़े से भी ज्यादा दर्द देती है। मैं समझता हूँ कि वह संघर्ष कर रही है। वह हमारे बीच की हर बात को दोबारा सोच रही है। मेरी मदद, मेरा प्रपोजल और मेरा प्यार। क्या ये सब सिर्फ देर से जागी हुई अपराध भावना थी? क्या मैं सिर्फ अपने पिता के गुनाहों का बोझ उतारने की कोशिश कर रहा था? फिर एक दिन बदलाव आता है। एक दोपहर एक बुजुर्ग महिला जो अक्सर होल व्हीट ब्रेड खरीदने आती थी, हमारे पास एक मोटा सा लिफाफा लेकर आती है। वह बताती है कि उसके बेटे ने विदेश से कुछ खास कुकीज भेजी हैं और वह हमारा धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि हम हमेशा उसका ख्याल रखते थे। जिस पर थामहुवी मना नहीं कर पाती और लिफाफा स्वीकार कर लेती है। बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर कहती है, बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और खुश रहना। यह कहकर वह थामहुवी का हाथ पकड़कर काफी देर तक समझाती रहती है, फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद थामहुवी हाथ में कुकीज का डिब्बा लिए कैश काउंटर के पीछे काफी देर तक खड़ी रहती है। धूप कांच से होकर उसके झुके हुए चेहरे पर पड़ती रहती है। मैं दूर से उसे देखता हूँ और उसे परेशान नहीं करना चाहता। फिर अचानक वह मेरी तरफ चलकर आती है, डिब्बा मुझे थमा देती है और कमरे के कोने में रखे पुराने सामान वाले बॉक्स की तरफ इशारा करती है। उस बॉक्स के अंदर हमारी वेडिंग फोटोज रखी होती हैं, साथ ही वह पुरानी नोटबुक भी, जिसे वह हमेशा संभाल कर रखती थी। उसी नोटबुक में वह रकम लिखी थी जो मैंने सालों पहले उसे उधार दी थी। मैं कुछ पल के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन फिर उसका मतलब समझ जाता हूँ। मैं नोटबुक निकालकर उसके ऊपर जमी धूल साफ करता हूँ और उसे वापस दे देता हूँ। वह आखिरी खाली पन्ने पर पहुंचती है और लिखना शुरू करती है। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे होते हैं, लेकिन शब्द बहुत साफ और गहरे होते हैं। मैंने सपने में अपने माता पिता को देखा। वे एक बहुत रोशनी वाली जगह पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग रहा था
कि वे तुमसे नाराज नहीं है। यह लिखने के बाद वह काफी देर तक रुक जाती है। स्याही का एक छोटा धब्बा पन्ने पर फैल जाता है। फिर वह आगे लिखती है, मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे साथ सिर्फ अपराध भावना की वजह से अच्छा व्यवहार करते हो तो जब मैंने ब्रेड चुराई थी तब तुम्हारी आंखों में दया क्यों नहीं थी? वहां सिर्फ झुंझलाहट थी। तुमने बस एक फोन कॉल किया था जैसे कोई छोटी सी परेशानी सुलझा रहे हो, और जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा था तब तुम इतने देर तक चुप क्यों रह गए थे? उसके बाद तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए थे? यह लिखकर वह सिर उठाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। उनमें उलझन भी होती है और उम्मीद भी। वह मुझसे सवाल नहीं कर रही थी, वह सिर्फ एक जवाब चाहती थी, ऐसा जवाब जो उसे इस डरावने सपने से बाहर निकाल सके। मैं उसे देखता हूँ और ऐसा फील करता हूँ जैसे किसी ने मेरे दिल को धीरे से पकड़ लिया हो। फिर मैं उसकी नोटबुक लेकर उसके लिखे शब्दों के नीचे जवाब लिखता हूँ। थम हुवी, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तब मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। शायद उस दिन मेरा मूड अच्छा था, शायद मैं और परेशानी नहीं चाहता था। और जब मैंने तुमसे शादी की तब भी मुझे नहीं पता था कि वह प्यार था या नहीं, लेकिन एक बात मैं जानता था, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे हमेशा सुकून मिलता था। और अब मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी को तुम्हें परेशान करते हुए नहीं देख सकता। जब तुम दुखी होती हो तो मुझे लगता है काश मैं तुम्हारी जगह दर्द सह सकता। इसका मेरे पिता से कोई संबंध नहीं है, इसका सिर्फ इतना संबंध है कि तुम थाम हुवी हो। अगर मुझे किसी बात का पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि मैं तुमसे पहले नहीं मिला, ताकि तुम्हें इतनी तकलीफें न झेलनी पड़ती। और मुझे इस बात का भी पछतावा है कि मैं तुम्हारी सही तरह रक्षा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी वजह से एक बार फिर दर्द सहना पड़ा। मैं पेन वापस उसे दे देता हूँ। वह मेरे लिखे शब्दों को पढ़ती है और फिर उसके आंसू पहले से भी ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं। जिसके बाद वह पेन उठाती है और मेरे लिखे शब्दों के नीचे सिर्फ 3 शब्द लिख देती है। फिर वह पेन नीचे रखती है और पहली बार खुद आगे बढ़कर मेरी उंगलियां पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां पहले की तरह ठंडी थीं, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी, और वही पकड़ मेरे दिल के सारे अंधेरे को एक पल में दूर कर देती है। उस रात पहली बार ऐसा होता है कि वह सोते समय मुझसे मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि वह मेरी बाहों में सिमट जाती है जैसे कोई छोटा पक्षी आखिरकार अपना घोंसला ढूंढ लेता है। और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे शांत और गहरी होती जाती हैं। मैं उसकी सांसों की आवाज सुनता रहता हूँ और फील करता हूँ कि यही दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन है। हम दोनों जानते थे कि घाव अभी भी वहीं मौजूद है और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम इतने उतार चढ़ाव के बाद हमारे बीच का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद हमने इस शहर को छोड़ने का फैसला किया। ये फैसला पूरी तरह जियांग शू के खतरे की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि हम एक नई जगह पर नई शुरुआत करना चाहते थे। ऐसी जगह जहां अतीत की परछाइयां हमारा पीछा न करें, जिस पर थाम हुवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी, क्योंकि उसके लिए जहां मैं था वहीं उसका घर था। इसके बाद हम वीक्वांग बेकरी बेच देते हैं, सामान पैक करना शुरू कर देते हैं और दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हैं। जब पड़ोसियों को पता चलता है कि हम जा रहे हैं तो वे एक एक करके हमें विदा करने आते हैं। कोई खाने पीने का सामान देता है तो कोई लोकल स्पेशलिटी। एक आंटी थाम हुवी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती हैं, बेटी, अगर भविष्य में कभी कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो वापस यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। जिस पर थाम हुवी लाल आंखों से सिर हिलाती है और अभी अभी बेक किए गए कुकीज का एक पैकेट उनके हाथ में थमा देती है। जाने से एक रात पहले हम घर का आखिरी सामान समेट रहे होते हैं, तभी थाम हुवी अलमारी के सबसे नीचे से एक लोहे का डिब्बा निकालती है। उसके अंदर उसकी दादी की कुछ निशानियां रखी होती हैं, कुछ पुरानी फोटोज और वह कागज भी जिस पर मैंने सालों पहले उसके लिए एक वादा लिखा था। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। अगर भविष्य में कभी मेरी हालत खराब हो जाए और मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़े तो बस मुझे एक कटोरी खाना खिला देना। थाम हुवी उस कागज को देखती है और अचानक मुस्कुराने लगती है, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं। फिर वह पेन उठाती है और कागज के पीछे कुछ शब्द लिखकर मुझे पकड़ा देती है। इस जिंदगी में मेरी हर कटोरी खाना हमेशा आधा तुम्हारा रहेगा। यह पढ़ते ही मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, जिस पर मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और कहता हूँ, ठीक है, यह वादा पक्का रहा। जब ट्रेन चलना शुरू करती है तब यह शहर जिसमें हमारी खुशियां और दर्द दोनों बसे हुए थे, धीरे धीरे खिड़की के बाहर पीछे छूटता जाता है। थम हुवी मेरा कंधा पकड़कर सो जाती है। उसका हाथ अब भी मेरे कपड़ों को मजबूती से पकड़े रहता है। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ती है और वह बेहद शांत और सुकून भरी लगती है, जिस पर मैं झुककर उसके बालों को हल्के से चूम लेता हूँ। भविष्य में क्या होगा यह मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि जब तक वह मेरे साथ है तब तक हर जगह मेरा घर है। आखिरकार हम एक छोटे से समुद्री शहर में बस जाते हैं। पुरानी बेकरी बेचकर मिले पैसों से हम एक छोटी सी डेजर्ट शॉप खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं बंगवान थोई क्वांग। थम हॉरीबा से थम हुवी बेकिंग संभालती है और मैं कस्टमर्स को हैंडल करता हूँ। हमारी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन उसमें सुकून था। धीरे धीरे थम हुवी अंधेरे से बाहर निकलने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लौटने लगती है। हालांकि कभी कभी देर रात वह अब भी बुरे सपनों से घबराकर जाग जाती है, लेकिन जिस पर मैं तुरंत उससे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और उसकी पीठ थपथपाता रहता हूँ जब तक कि वह दोबारा चैन से सो नहीं जाती।